Good morning. So let's continue with amendments. Now next chapter is assessment of various entities. मतलब assessment of company वगैरह वगैरह इसका है. देखते हैं. Now चलो देखते हैं क्या दिया है. टैक्स इंसेंटिव टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, याद है? सेक्शन 1038 मैंने क्या कहा था इसके बारे में? क्या होता है पहले बताओ. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये ACZ है फॉरेन कंट्री में. क्या है? ACZ है. और यहाँ पे अगर आप शेयर्स बेचते हो एंड STT पे भी नहीं हुआ है तो लॉन्ग टर्म गेन एग्जेम्प्ट एंड शॉर्ट टर्म पे 15%. हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है. तो वो जो कंपनी अगर इंडिया में कोई बिजनेस कर रही है तो उनके लिए टैक्स इंसेंटिव दिया है. देखो इफेक्टिव फ्रॉम 1718. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ में आ सकता है. इन केस ऑफ कंपनी being unit located in international financial service center and deriving its income solely in convertible foreign exchange. Okay, the minimum alternate tax shall be chargeable at the rate of 9% instead of 18.5. अब इसके पहले अपन थोड़ा एक रिवीजन करते हैं. हम सबने एक चैप्टर पढ़ा है असेसमेंट ऑफ कंपनी. तो असेसमेंट ऑफ कंपनी में फॉरेन कंपनी भी क्या है, कवर्ड है, और इंडियन कंपनी भी कवर्ड है. तो 1997 में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. क्या इंट्रोड्यूस किया था? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज क्या करती है, पर्पसफुली लॉस दिखाती है एंड दे नेवर यूज टू पे टैक्सेस एंड गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन इकोनॉमी. सो 1997 में मिस्टर चिदम्बरम उन्होंने मैट इंट्रोड्यूस किया था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एंड वो रेट है 18.5. सो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम. व्हाट इज द नॉर्मल इनकम? मतलब नॉर्मल इनकम पे कितना टैक्स है? 30%. फॉरेन कंपनी है तो 40%. वो टैक्स और 18.5 विच एवर इज हायर. मैट रेट दोनों कंपनी के लिए सेम है. हमने पढ़ा है क्लास में, डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी. सो 30% और 18.5 विच एवर इज हायर. एंड फॉरेन कंपनी है तो 40% और हाँ विच एवर इज हायर. बट इस टाइप की अगर फॉरेन कंपनी है जो कहाँ पे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो उनके लिए मैट का रेट क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 18.5 कितना होगा? 9%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. स्टार कर को MCQ में आने के बहुत चांसेस है. No tax on distributed profit shall be chargeable in respect of company being a unit of an international financial service center deriving income solely in convertible foreign exchange on any amount declared distributed paid by such company by way of dividend on or after 1/4/17 out of its current income either in the hands of company or person receiving such income. मतलब इनके लिए डिविडेंड टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या? डिविडेंड टैक्स. तो प्रॉफिट का रेट कितना होगा मैट का? 18.5 की जगह 9%. एंड उनको डिविडेंड टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा. दोनों के लिए नहीं होगा, कंपनी के लिए भी नहीं होगा और जिस बंदे को मिलेगा उसके लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा. ये देखो, आइदर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और पर्सन रिसीविंग सच डिविडेंड. एंड व्हाट इज IFSC वो इन्हें दिया है. देखो करेक्ट ना. व्हाट इज IFSC पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया SEZ जो होता है उसमें. ठीक है. नाउ द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट ऑन सर्टेन इनकम. द मैट किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर कंपनी. ओके, तो कंपनी के लिए दो प्रॉफिट निकाले जाते हैं. एक नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें हम या तो 30% देंगे या तो 40%. एंड वन इज बुक प्रॉफिट. हमने बुक प्रॉफिट थ्योरेटिकली पढ़ा है, हमको बुक प्रॉफिट के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते. सो ऑल ऑफ अस वी हैव स्टडीड इन थ्योरेटिकल टर्म्स ओनली कि बुक प्रॉफिट होता क्या है. तो ये बुक प्रॉफिट का 18.5 लेते हैं हम. अच्छा, ये बुक प्रॉफिट का रेट दोनों के लिए सेम है, प्लीज़ ध्यान में रखना. फॉरेन कंपनी हो या डोमेस्टिक कंपनी, मैट रेट इज सेम, इनकम टैक्स रेट अलग अलग है. मैट रेट इज सेम, इनकम टैक्स रेट अलग अलग. सरचार्ज का रेट एज पर द कंपनी. तो व्हाट इज द सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक कंपनी? 7% एंड 12%. फॉरेन कंपनी 2% एंड 5%. वो सब कुछ सेम है. सो बुक प्रॉफिट के ऊपर भी सरचार्ज से सब कुछ आता है. इवन दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ. ठीक है. तो वो बुक प्रॉफिट निकालते समय ये इनकम कंसीडर नहीं करना है. बस इतना सिंपल अमेंडमेंट हुआ है. आप 18.5 जिस इनकम पे निकालते हो उस इनकम को क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट.
एंड बुक प्रॉफिट निकालते समय आप इस इनकम को कंसिडर नहीं करोगे. सो आपको ये थ्योरेटिकली लर्न करना है, क्योंकि हमको बुक प्रॉफिट के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ये फाइनल लेवल में आते हैं. सो दिस इज ओनली थ्योरेटिकल अमेंडमेंट. क्या आपको ध्यान में रखना है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ये इनकम को हम कंसिडर नहीं करेंगे. देखो क्या दिया है. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट chargeable to tax under section 115 BBF shall be added back to net profit, and the amount of income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax under section 115 BBF shall be deducted from net profit. बताता हूँ क्या, ध्यान दो सब लोग, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. I'll explain. ध्यान दो सब लोग. ये जो यहाँ पे पेटेंट लिखा है ना, पहले बता था उसके लिए टैक्स रेट है 10%. व्हाट इज द टैक्स रेट? सो लॉजिक समझो मैं क्या आपको बता रहा हूँ. इनकम टैक्स में कितना टैक्स रेट है मैंने कहा? व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर पेटेंट? 10%. अभी इनकम टैक्स में 10% टैक्स है, लेकिन मैट में टैक्स कितना हो रहा है? 18.5. तो इनडायरेक्टली ज़्यादा टैक्स हो रहा है, इसलिए बोला कि मैट में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन अगर इनकम कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी क्या किया जाएगा? डिसअलाउ किया जाएगा. करेक्ट ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड एक्सपेंडिचर है एंड यहाँ पे वर्ड क्या है? इनकम है. तो अगर इनकम पीएनएल में क्रेडिट किया तो उसको वहाँ से हटा देंगे, एंड अगर एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट किया तो उसको भी वहाँ से क्या कर देंगे? हम हटा देंगे. ये वहाँ पे लिखा है. देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ क्या है. बहुत सिंपल है. ये आपका पीएनएल अकाउंट, ठीक है. सपोज आपके प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्लूड है रॉयल्टी ऑन पेटेंट सेक्शन 115 BBF 30 लाख रुपए है, एंड ये रॉयल्टी अर्न करने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस ऑन पेटेंट डेवलपमेंट वगैरह वॉट एवर, वो है 12 लाख, और ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है जो भी है. अभी मैंने बाकी कुछ लिखा नहीं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ. तो ये प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना है, मतलब इसमें से प्रॉफिट को क्या करना है? माइनस करना है. एंड जब आप एक्सपेंसेस डिसअलाउ करते हैं तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बस. तो इसको ऐड करना है, यही उन्होंने बोला है. बट एक इनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके लिए बुक प्रॉफिट के न्यूमेरिकल्स आते हैं. सीएस एग्जीक्यूटिव में बुक प्रॉफिट के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं उनको बुक प्रॉफिट के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सीएमए स्टूडेंट्स एज फार एज न्यूमेरिकल्स इज कंसर्न. फॉर सीएस स्टूडेंट आपको जस्ट इतना ध्यान में रखना है. तो अगर इनकम में से हटा देंगे तो एक्सपेंस भी क्या होगा? हटाना पड़ेगा. इनकम से हटाएंगे तो इनकम क्या होगा? कम होगा. वैसे एक्सपेंस हटाएंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा. बस वही लिखा है. अभी समझ में आ गया? एंड ऐसा क्यों करना है उसका लॉजिक भी मैंने कहा कि इनकम टैक्स में कितना टैक्स बोला है? 10%, लेकिन इनडायरेक्टली में भर कितना रहे? 18.5, बिकॉज विच एवर इज हायर, तो इसको कंसिडर नहीं करना है. ये बोला है. सबको समझ में आ गया? कंफर्म? तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? सीएमए स्टूडेंट्स. तो जब भी आप बुक प्रॉफिट को वर्किंग करोगे, ये अगर पीएनएल क्रेडिट में लिखा है तो उसको माइनस करोगे एंड उसके खर्चे को क्या करोगे? ऐड. एंड फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव जस्ट रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट कि अगर एग्जाम में देते हैं कि क्या करना है तो आप क्या करोगे? उसको माइनस कर दोगे. अगर इनकम है तो एंड खर्चा है तो ऐड बैक. बस दैट्स इट. इज दिस क्लियर? सबको समझ जाए मैंने क्या बोला? गुड. आगे जाते हैं. नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन फॉरेन कंपनीज. देखो इनके लिए मैट अप्लाई होगा ही नहीं. अभी मैंने क्या बोला था? मैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी, इंडियन हो या फॉरेन. बट अमेंडमेंट हुआ है कि इस कंपनी के लिए मैट एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, पढ़ते कौन सा? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय. अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ है 2001-2002. देखो क्या है, मतलब अमेंडमेंट इस साल का है बट एप्लीकेबल कब से हुआ है? 1 and 2 से. हाँ. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल एंड शैल बी डीम्ड नेवर हैव बीन एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी. देखो क्या लिखा है. शैल नॉट बी एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड शैल डीम टू नेवर हैव बीन एप्लीकेबल मतलब पहले से ऐसा ही बोल रहे थे कि एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए तो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव फिर से किया ना. शैल बी डीम नेवर टू हैव बीन एप्लीकेबल मीन्स व्हाट? हम पहले से वही मान रहे थे, इसलिए अमेंडमेंट क्या हुआ है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हुआ है. अगेन थ्योरेटिकल है,
किसके लिए एप्लीकेबल नहीं, देखो इट इज़ अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विथ विच इंडिया हैज़ अ एग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 9A। मतलब उस कंट्री की वो कंपनी क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट होनी चाहिए, पहला कंडीशन। एंड उस कंट्री का इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए अंडर सेक्शन 90। सबने 90 पढ़ा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वो अगर एग्रीमेंट होता है तो उन कंपनी के लिए मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन फॉर CS स्टूडेंट्स MCQ कि कौन से कंपनी के लिए मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या लिखोगे आप कि ये फॉरेन कंपनी है और वो उनके कंट्री में क्या है, रेसिडेंट है, एंड दे हैव गॉट एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 90। ओके, और द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड एनी एग्रीमेंट अंडर 91 है, वही दिया है। फॉरेन एंड और एक कंडीशन है, एंड फॉरेन कंपनीज डज नॉट हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया। सो और एक कंडीशन क्या है, उनका इंडिया में क्या नहीं होना चाहिए, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, देन ओनली। ओके, देन उनको फिर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो मैट अप्लाई ना होने के लिए दो कंडीशन, पहला बोलो वो उस कंट्री में रेसिडेंट होना चाहिए, उनका इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए डबल टैक्सेशन का, ये पहला कंडीशन। दूसरा उनका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा, यस। एंड दूसरा कंडीशन पढ़ो, ओके देखो दूसरा कंडीशन क्या है, इट इज़ अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री विथ विच इंडिया डज नॉट हैव सच एग्रीमेंट। मतलब वो उस कंट्री के रेसिडेंट है बट इंडियन गवर्नमेंट का उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। एंड द FC इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंपनीज। तो उनको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इनके लिए भी मैट प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो दो केस में मैट प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। पहला कौन सा केस, उस कंट्री में रेसिडेंट है, उनका एग्रीमेंट भी है और उनका इंडिया में फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। एंड दूसरा एग्रीमेंट नहीं है, कहाँ पे, अपना और उनके देश का एग्रीमेंट नहीं है, करेक्ट ना। देन फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक, देन उनको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अभी टैक्स ऑन इनकम बाय सर्टन डोमेस्टिक कंपनी, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो पढ़ रहा हूँ खाली डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 115BA। अगर कोई याद है तो मोदी गवर्नमेंट उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% करेंगे। तो 29 हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में 29 होगा, फिर अगले साल ऐसा करेंगे। बट कुछ कंपनी के लिए डायरेक्टली 25 कर दिया है। क्या कर दिया डायरेक्टली, तो 29 हमने किसके लिए पढ़ा है, टर्नओवर ऑफ 14-15 लेस दैन इक्वल टू 5 करोड़, वो भी ऑप्शनल है। अभी देखो इनके लिए डायरेक्ट 25% है, बट कंडीशंस आप देखेंगे तो सोचना पड़ेगा कौन ये अप्लाई करेगा। देखो पढ़ते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11A 112। 11A 112 मतलब 111A क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड 112 लॉन्ग टर्म, उनके रेट में कोई बदलाव नहीं है, सब करेक्ट ना। तो वो एज इट इज़ है, शॉर्ट टर्म के लिए याद है ना STT पेड तो 15%, लॉन्ग टर्म के लिए STT पेड तो एग्जाम, अदरवाइज 20%। तो अदर देन दिस टू रेट कम किया है, मतलब ये दो इनकम के लिए जो ऑलरेडी रेट है इनकम टैक्स में वही अप्लाई होंगे, जो नॉर्मल इनकम है ना उसके लिए रेट कम किया है। द इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन बीइंग अ डोमेस्टिक कंपनी फॉर एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1/4/17। मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल कौन से प्रीवियस ईयर से, 16-17, तो उसका असेसमेंट कब होगा, 17-18, इसलिए दिया है 1/4/17। शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सच पर्सन, देखो ऑप्शन बोला है, सर्कल करो, बी कंप्यूटेड एट 25%। तो देखते हैं अभी तो कुछ कंपनी के लिए 25% भी है। तो अभी आपको 3 टैक्स रेट लर्न करके जाना है एग्जाम में, 25, 29, 30। पहले मैं 25 वाला पढ़ता हूँ, फिर अपन तीनों एक बार रिवाइज कर दे, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 25 कब अप्लाई करना है, 29 कब करना है और 30, तीनों के कंडीशंस अलग अलग हैं। देखो पहला पढ़ता हूँ मैं,
फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 1, मतलब जो पॉइंट 1 लिखा है, द फॉलोइंग कंडीशंस आर अप्लाई, ये कंडीशन होने चाहिए. देखते हैं. द कंपनी हैज़ बीन सेट अप रजिस्टर ऑन और आफ्टर 1 मार्च 16. मतलब कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए? एग्जिस्टिंग कंपनी को नहीं मिलेगा, नया कंपनी होना चाहिए 1 मार्च 2016. ठीक है. द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर दैन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग and research in relation to or distribution of such article thing manufactured and produced by it. मतलब पहला पॉइंट बोला कि वो कंपनी कौन से बिजनेस में चाहिए? मैन्युफैक्चर में चाहिए, प्रोडक्शन में चलेगा, रिसर्च में चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में भी चलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट उनका खुद का होना चाहिए. लास्ट पॉइंट क्या है? प्रोड्यूस बाय इट. मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है? नॉट प्रोड्यूस बाय अदर. वर्डिंग देखो, प्रोड्यूस बाय इट. मतलब ये विपुल शाह को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर हूँ क्या? नहीं, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ. सो दिस इज ओनली फॉर विच कंपनीज? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ठीक है. एंड द टोटल इनकम हैज़ बीन कंप्यूटेड. देखो क्या लिखा है अभी देखो आप, विदाउट एनी डिडक्शन. मतलब आगे जो मैं पॉइंट्स पढ़ने वाला हूँ ये सब पीजीपीपी के पॉइंट्स है एंड कुछ अलग अलग सेक्शन के. ये सेक्शन के बेनिफिट क्लेम नहीं करना है तो ही 25%. देखो कौन सा पहला, विदाउट एनी डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10AA SEZ. याद है ना? पहले 5 साल 100% प्रॉफिट माफ एक्सपोर्ट का, अगले 5 साल, करेक्ट ना? तो वो एग्जम्पशन क्लेम नहीं करना है, मतलब उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा 25% से. तो गवर्नमेंट ने आपका फ़ायदा किया है बट आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने को बोला है. तो इससे क्या होगा? आप डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक इनकम आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो रेट वाइल यू विल पे 25% बट अमाउंट वाइज वो 30 हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ने उनका रेवेन्यू कंट्रोल किया है. सी ओनली माइंडसेट आपका बना दिया कि हमने रेट कम किया है. रेट कम किया है बट इनकम बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली मेरा आउटफ्लो तो देखो कौन से डिडक्शन नहीं है. ओके. 10AA क्लॉज आया है ऑफ सेक्शन 32 एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये भी क्लेम नहीं करना है. 32AC याद है ना? 32AC, हाँ, वो भी क्लेम नहीं करना है. 32AD तेलंगाना, वो भी क्लेम नहीं करना है. 33AB टी कॉफ़ी रबर नहीं. 33ABA मिनरल ऑयल नहीं करना है. ओके. आगे देखो, आगे दिया 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं. 35CCC, 35CCD याद है ना? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये कुछ भी क्लेम नहीं करना है. देखो अभी आप देन अभी चैप्टर 6 से 80C to 80U कुछ भी क्लेम नहीं करना है. अदर देन 80JJAA वो हमने पढ़ा था ना, एडिशनल एम्प्लॉय, हाँ, वो लेना है. बाकी देखो इतने सारे वे ऑफ करो तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगा. तो ओनली मेंटल सेटिस्फैक्शन की मैंने 25% दिया, अमाउंट वाइज तो ये कौन अप्लाई करेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस फुलफिल किया है बोलने के लिए. जिनको टैक्स नहीं समझता बोलते वाह 30 का 25 किया. बाद में जब क्लाइंट हमारे पास आता है बोलते हैं सर 30 ही ठीक है, ये नहीं चाहिए अपने को, है ना? इसलिए बड़ा ऑप्शन दिया. वो ऑप्शन क्या कंपल्सन नहीं है, आप डिसाइड करो 30 या 25. तो ये हमारा काम है क्लाइंट को बताना कि आपके लिए क्या बेटर है. सो मैं क्या करूँगा, ये डिडक्शन एड बैक करके इनकम निकालूंगा, उसका 25% एंड नॉर्मल का 30%, जो लेस होगा वही. अभी और एक देखो, अभी ये आप हिल जाओगे. देखो क्या कंडीशन है. विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर इफ सच लॉस इज एट्रिब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रिफर्ड इन सब क्लॉज 1. नो, मेरी तरफ ध्यान दो. सब क्लॉज 1 मतलब ये जो पहला पढ़ा. अब इसका मतलब क्या सुनो, इन सेक्शन के अगर लास्ट ईयर के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे ना कोई, वो माने जाएंगे कि आपको अलाउ हुआ है. अलाउ होंगे नहीं, माने जाएंगे, मतलब वो भी नहीं मिलेगा. इस सेक्शन के इस साल के तो डिडक्शन गए, होता है ना, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च डीम टू हैव बीन अलाउड, वही दिया है. क्लॉज 1 मतलब ऊपर के सब सेक्शन. तो ऊपर जितने मैंने सर्कल किए ना, उसके अगर लास्ट ईयर के कोई लॉसेस है जो हम इस साल सेटअप करना चाहते हैं वो भी गए. अरे इस साल अगर वो सेक्शन ही अप्लाई नहीं हो रहा है आपको तो उसके लॉसेस भी अलाउ, डीम टू हैव बीन अलाउड, दूसरे इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ. हाँ, मतलब खाली मानो सेट ऑफ हो गए. ओके. डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 अदर देन क्लॉज है. अदर देन मतलब अदर देन एडिशनल, उसके लिए हम डिसाइड करेंगे कैसे देना है. तो डेप्रिसिएशन अलग होगा, अदर देन आए क्या होता है? एडिशनल.
तो एडिशनल नहीं मिलेगा। नॉर्मल डिप्रेशन के लिए हमको रूल्स बताएंगे कैसे उसको निकालना है। बस देखो अभी इतने सारे कंडीशन करेंगे, समझ में आ गया। सो कितने रेट हो गए टोटल? 25%, 29% एंड 30%। क्लैरिटी आ गया तीनों में क्या है? ठीक है, चलो जाते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर 9 आगे है, नहीं आगे है अभी, सॉरी ये पॉइंट नहीं पढ़ना है अपने को। देखो वही दिया है, क्या हो गया? ओके, द लॉस रिफर टू इन क्लॉज 2। क्लॉज 2 मतलब जो पॉइंट होता है ना अभी, हाँ देखो क्या दिया है, शैल डीम टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट। माना जाएगा कि सेट ऑफ हो चुका है सर, लेकिन हुआ तो नहीं है। अरे 25% चाहिए ना, तो मानना है कि मैं पास हो गया हूँ सर, लेकिन नहीं हुआ हूँ। अरे मानना है, बोला है, वही तो लिखा है। एंड नो फर्दर डिडक्शन फॉर सच लॉस शैल बी अलाउड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। बाद में नहीं मिलेगा। डीम टू हैव बीन क्लियर्ड। Nothing contained in this section shall apply unless option is exercised by person in prescribed manner on or before the due date of filing return। हाँ, तुमको 25% भरना है या 30% आज ही डिसाइड करो। आज मतलब कब? रिटर्न फाइल होने से पहले। रिटर्न फाइलिंग के 2 ड्यू डेट्स है, सबको पता है, 31 जुलाई एंड 30th। बट यहाँ पे एसएससी कौन है? कंपनी। ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ऑब्वियसली ड्यू डेट क्या लिखना है, लिख के रखो 30th, क्योंकि प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? एनी एसएससी और कंपनी एसएससी। देखो एक बार क्या है, देखो इज इट फॉर एनी एसएससी और कंपनी? कंपनी, अरे हेडिंग है डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए कभी 31 जुलाई होता है क्या? नहीं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एंड देखो क्या है, अच्छा सपोज सर आज मैं 25% करता हूँ एंड बाद में नहीं जमा तो 30% करेंगे नेक्स्ट ईयर। नहीं, क्या बोला है? वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर इट कैनॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन। शादी के जैसा एक बार डिसाइड करो करना है कि नहीं करना है, करने के बाद कैंसिल नहीं हो सकता है, करने के पहले कैंसिल हो सकता है। वही तो बोला यहाँ पे, एकदम लॉजिकल प्रोविजन है कि पहले डिसाइड करो क्या करना है। एक बार डिसाइड करेंगे फिर तोड़ना अलाउड नहीं है। कंपनी बंद कर सकते हो तुम, डाइवोर्स हो सकता है, बट रिवर्स नहीं। तुम अनमैरिड नहीं कहलाओगे फिर, है ना, डिवोर्स ही कहलाओगे, ऐसा उनका कहना है। करेक्ट ना? वही कहना है। समझ में आया सबको? सिंपल प्रोविजन है, वो दिखते हैं भयानक है, बहुत सिंपल। नाउ 115JH एक सिंपल अमेंडमेंट हुआ है। फॉरेन कंपनी सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। चलो पढ़ता हूँ, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, थ्योरेटिकल है। ओके देखो, व्हेन अ फॉरेन कंपनी सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर and such foreign company has not been resident in India in any of the previous year preceding the said previous year। मतलब क्या है, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम रेसिडेंट बन रही है ड्यू टू दैट पोएम कॉन्सेप्ट। मैंने पोएम में कहा था ना कि पोएम 1 साल डिफर क्यों किया, क्योंकि उनके लिए वो प्रोविजन अप्लाई करना मुश्किल था। हाँ वही तो है प्रोविजन है, वही पॉइंट है वो। देखो, देन notwithstanding anything contained in this act subject to condition as may be notified by government in this view of the provision of this act relating to computation of total income, treatment of unabsorbed depreciation, set off, carry forward losses, collection recovery, special provision related to avoidance of tax shall apply with such exception modification as government may prescribed। मैंने क्या बोला, समझ में आ गया? ये हमने पढ़ा था ना कि पोएम का कॉन्सेप्ट 1 साल से डिफर क्यों किया। तो वही यहाँ पे दिया कि अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम बन रही है रेसिडेंट, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अप्लाई होगा। फर्स्ट टाइम वो इंडिया में रेसिडेंट बन रहे तो फर्स्ट ईयर ही इतने सारे प्रोविजंस उनके लिए अप्लाई करना मुश्किल है। एडवांस टैक्स भरो, टीडीएस भरो, सो उनको गवर्नमेंट क्या देगी, एक्सेप्शन, कुछ बेनिफिट, रिलीफ देगी। वो क्या देगी, वो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स देंगे, उसके हिसाब से आपको रिलीफ मिलेगा। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। नाउ अब एक पढ़ता है पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट where the determination regarding foreign company to be resident in India has been made in the assessment proceeding relevant to any previous year, then provision of this subsection shall also apply in respect of any other previous year succeeding such previous year if the foreign company is resident in India in that previous year and the previous year ends on before the date on which assessment proceeding is completed। So कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ मैं हूँ ना, ध्यान दो।
देखो क्या दिया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सो पहले पॉइंट में क्या बोला है बताओ, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में अगर रेसिडेंट बन रही है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम वेरियस बेनिफिट्स, रिलीफ देगी। बस उसमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ ना। दूसरा पॉइंट क्या दे, देखो सपोज आपका असेसमेंट हो रहा है, एक दो प्रीवियस लिखता हूँ, 15-16 एंड 16-17, ठीक है। अभी असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए असेसमेंट के बाद 1 साल नॉर्मल रहता है, तो एज्यूम करो इस साल का असेसमेंट चल रहा है, ओके। और असेसमेंट में डिसाइड हुआ कि ये कंपनी रेसिडेंट है फॉर 15-16, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 16-17। ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रेसिडेंट बन रहे हो 15-16-17 में, तो आपके लिए बहुत सारे प्रोविजंस इंडियन इनकम टैक्स के अप्लाई नहीं होंगे। 16-17 नहीं, उनका पहला असेसमेंट चल रहा था एंड आज डिसाइड हुआ कि वो 15-16 के लिए भी रेसिडेंट बन रहे हैं। वो क्या बन रहे, 15-16 के लिए रेसिडेंट बन रहे हैं। तो वो जो नोटिफिकेशन है, क्या था नोटिफिकेशन, कि आपको रिलीफ वगैरह मिलेगा। रिलीफ मिलेगा मतलब आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, करेक्ट ना। तो क्वेश्चन है फिर 16-17 का क्या करना है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन किसके लिए था, अगर 16-17 में आप रेसिडेंट बंदे था, अभी अब नोटिफिकेशन तो ये उन्होंने कहा कि 15-16 के लिए भी अप्लाई होगा और 16-17 के लिए भी अप्लाई होगा, दोनों के लिए अप्लाई होगा वो, क्योंकि असेसमेंट के समय पता चला नहीं है, तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, बस वही लिखा है। सो 15-16 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप 16-17 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 15-16 में आप रेसिडेंट हुए कब पता चला, असेसमेंट होते समय पता चला। सो 16-17 के लिए भी वो अप्लाई होगा और 15-16 के लिए भी वो अप्लाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आगे का मत पढ़ो, कुछ काम का नहीं है, ये जस्ट थ्योरेटिकल, अभी आगे का कट कर दिया सब। ये पूरा अगला कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये नए सेक्शंस ऐड हुए हैं बट अपने लिए कुछ काम के नहीं है। आगे का पूरा कट कर दो, दैट्स इट। नाउ डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर पे आना है। सिंपल अमेंडमेंट हुआ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग। अच्छा एक बार अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, चलो बताओ। ट्रांसफर प्राइसिंग कब हम यूज़ करते हैं, when there is a international transaction between associated and deemed to be associated company and prices में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। कैसे होता है, जिस कंट्री में टैक्स रेट कम है हम वहाँ पे ज़्यादा इनकम दिखाते हैं, एंड जिस कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ पे हम कम इनकम दिखाते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइजेस। तो एंड उस प्राइस को बोलते हैं ALP, आर्म लेंथ प्राइस। तो अगर आपने प्राइस मैनिपुलेशन किया है तो आपने जो मैनिपुलेशन किया है उसका असेसमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को बोलते हैं TPO, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर। तो बेसिकली होता है जॉइंट कमिश्नर ये होता है, ठीक है। सो TPO का काम क्या, पहले समझ में आ गया, बोलो क्या है TPO का काम, कि आपने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है बिटवीन एसोसिएटेड एंड डीम्ड टू बी एसोसिएटेड, उसमें जो आपका प्राइस है वो क्या है, डाउटफुल है, जेन्युइन नहीं है, आपने टैक्स प्लानिंग किया है। कैसे किया मैंने आपको बता दिया अभी, कैसे होता है टैक्स प्लानिंग बताओ। जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ पे इनकम कम दिखाओ, जहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा दिखाओ। तो इंडिया में 30% है, वहाँ पे 20% है, तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स दिखाओ और इंडिया में कम दिखाओ। तो आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया है उसको गवर्नमेंट चैलेंज करके नया प्राइस फिक्स करता है, उसको बोलते हैं ALP। एंड ये ALP का प्राइस कौन फिक्स करता है, आर्म लेंथ प्राइस, उसको बोलते हैं TPO, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर। यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ गया। हाँ अब ये थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, बता दो, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, देखो। अच्छा रेफरेंस टू TPO का मतलब क्या है, रेफरेंस। अच्छा TPO कौन होता है, उधर लिख के रखो, पर्सन हु फिक्स अप ALP। TPO कौन होता है, अ पर्सन हु फिक्स अप ALP, आर्म लेंथ प्राइस। अ पर्सन हु फिक्स अप ALP, आर्म लेंथ प्राइस। लिख लिया सब लोगों ने, ओके। देखते क्या है। सो रेफरेंस का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, सुन लो। आपका केस असेसिंग ऑफिसर रिफर करता है TPO के पास कि AO को डाउट है कि आपने जो प्राइस फिक्स किया वो बराबर नहीं है। आपका केस डायरेक्टली TPO के पास नहीं जाता,
एओ उस केस को रिफर करता है, इसलिए उसका नाम दिया रेफरेंस. सो व्हाई वर्ड रेफरेंस इज गिवन. हम बोलते हैं ना तुम किसके रेफरेंस से आए, हाँ बस वैसे ही आप रेफरेंस का मतलब एओ गिव्स रेफरेंस टू टीपीओ कि ट्रांजैक्शन बराबर नहीं हुआ है, आप उसका एलपी चेक करो. तो देखो क्या छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है. वेयर द असेसमेंट प्रोसीडिंग आर स्टेड बाय एनी कोर्ट or where reference for exchange of information has been made by the competent authority, the time available to TPO for making an order after excluding the time for which assessment proceeding were stayed on the time taken for receipt of information, as the case may be, less than 60 days, then such remaining period shall be extended by 60 days. ध्यान दो, बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. अच्छा पहले इतना तो क्लियर है ना, टीपीओ का पर्पस क्या है, मतलब फिर क्या पर्पस है बताओ टीपीओ का. हमने क्या किया, प्राइस में मैनिपुलेशन किया है, करेक्ट ना. हाँ तो टीपीओ क्या फिक्स करेगा अपना, आर्म लेंथ प्राइस. अभी क्या होता है देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेफरेंस टू टीपीओ. तो रेफरेंस टू टीपीओ हो गया. सी जब भी आप काम करते हैं आपको हर एक काम के लिए टाइम लिमिट रहता है कि नहीं. हाँ तो ये टीपीओ के पास टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, कितना होता है पहले बता रहा हूँ. जब नॉर्मल असेसमेंट ख़त्म होता है उसके 60 डेज पहले, उसके 60 डेज बिफोर, मतलब यहाँ तक टीपीओ का ऑर्डर आना ज़रूरी है, ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोविजन बोलता है कि केस टीपीओ के पास आ गया तो टीपीओ के पास वो डिसाइड करने के लिए कितना समय लॉ में नहीं लिखा है. क्या लिखा है, उस साल का असेसमेंट जब खत्म होता है नॉर्मली, वो असेसमेंट खत्म होने के पहले 60 डेज में टीपीओ का ऑर्डर आना चाहिए. कब आना चाहिए, 60 डेज पहले. यहाँ तक समझ में आ गया. सो इज देयर एनी स्पेसिफिक पीरियड विद टीपीओ, नो, बट क्या बोला गया है, जिस पर्टिकुलर ईयर का असेसमेंट चल रहा है 14-15 हो, 15-16 हो, असेसमेंट ईयर का डेडलाइन रहता है कि इसके पहले असेसमेंट कंप्लीट करना है, तो वो डेडलाइन के 60 डेज पहले टीपीओ को प्राइस फाइनल करना है. ठीक है. अभी क्या हो गया, यहाँ पे एसएससी ने कोर्ट का स्टे ले लिया, ओके, एंड फिर स्टे यहाँ पे वैकेट हो गया, स्टे वैकेटेड. स्टे वैकेटेड. अभी देखो स्टे वैकेट कर दिया, कोर्ट का स्टे था, वैकेट कर दिया. अभी यहाँ से यहाँ पे जो पीरियड बचा है ना वो लेस देन 60 है, तो कैसे असेसमेंट करेगा. उसमें उसकी गलती है क्या टीपीओ की. टीपीओ को आपने क्या बोला है, असेसमेंट कंप्लीट करने से 60 डेज पहले कंप्लीट करना है, बट वो स्टे आने की वजह से क्या हो गया, स्टे का ऑर्डर उठा दिया, स्टे वैकेट हो गया. ऑर्डर उठने के बाद जो असेसमेंट का लास्ट डेट है उसमें पीरियड लेस देन 60 है, तो यहाँ पे बोला है कि आपको और 60 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा. सिंपल. सपोज ये है 22 दिन, अगर ये 22 दिन ही है तो आपको 22 दिन होने के बाद जो आपको क्या मिलेगा, 60 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा. बस ये थ्योरेटिकल अमेंडमेंट हुआ है. आई होप इट इज़ क्लियर मैंने क्या लिखा है, समझ में आ गया. तो क्या लिखा है बताऊँ, क्या क्या हमने नए पॉइंट्स पढ़े. टीपीओ क्या क्या होता है समझ में आ गया, बताओ कौन होता है टीपीओ, जो आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड करता है. कितना समय उनके पास डिसाइड करने के लिए, उस साल का असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले 60 डेज. बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया एंड स्टे वैकेट हो गया, लेकिन बाद में जो पीरियड बाकी है टिल असेसमेंट इट इज़ लेस देन 60, 30 दिन ही बाकी है, 40 दिन ही बाकी है, 10 दिन बाकी है, तो 60 दिन कहाँ से मिलेंगे उसको. तो उसमें उसका गलती है क्या, कुछ नहीं. वो अभी कोर्ट का स्टे तो क्या करेगा ना, तो उसको आगे एक्सटेंशन कितने का मिल जाएगा, 60 डेज का. तो क्या अभी इसमें एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, टीपीओ के पास कितना समय है असेसमेंट करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, 60 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. एंड दूसरा क्वेश्चन, अगर स्टे आता है एंड लेस देन 60 डेज पीरियड अवेलेबल है तो एक्सटेंशन कितने का मिलेगा, अगेन 6 डेज का मिलेगा. सिंपल. समझ में आ गया क्या. वो वर्डिंग प्रॉब्लम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. तो स्टे वैकेट करने के बाद लेस देन 60 पीरियड भी है तो आपको और 60 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा. सिंपल. समझ में आ गया.
नहीं, उसने चालू किया था बट बीच में कोर्ट का ऑर्डर आ गया। क्या? हाँ, तो टोटल उसको 6 डेज मिलना चाहिए। क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि उसके बाद फिर टीपीओ कुछ नहीं कर पाएगा, तो दे हैव टू गिव डिसीजन बिफोर दैट, क्योंकि असेसमेंट एक बार टाइम लिमिट खत्म हो गया तो फिर इस सेक्शन में नहीं हो पाएगा। फिर टीपीओ का पावर कब तक है? असेसमेंट खत्म होने के पहले 60 दिन तक ही है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया? सो सिंपल थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, आपको और एक्सटेंशन कितने का मिलेगा? 60 डेज। बाकी कुछ भी लर्न मत करो, पैकेट वहाँ से। डन? कैन आई गो अहेड? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब एक दूसरा बहुत सिंपल अमेंडमेंट हुआ है, मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, नाउ मैं पहले पढ़ता हूँ। एवरी पर्सन हु हैज एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शैल कीप एंड मेंटेन सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स in respect thereof for the period of 8 consecutive years from the end of relevant assessment year। मतलब ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके बिटवीन एसोसिएटेड एंड डीम्ड टू बी एसोसिएटेड, उसके रिकॉर्ड्स कितने साल मेंटेन करने हैं? 8 years। इवन दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर MCQ फॉर CS स्टूडेंट्स एंड फॉर CMA स्टूडेंट थ्योरी क्वेश्चन कि कितने साल मेंटेन करना है? असेसमेंट होने के बाद 8 साल। ठीक है, ये सिंपल है। द असेसिंग ऑफिसर, द कमिश्नर अपील एज मे बी इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट require any person who has entered into international transaction to furnish any information document in respect thereof within a period of 30 days from the date of receipt of such notice। अब ये क्या दिया है? ये जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, अगर ये रिकॉर्ड्स आपको सबमिट करना है, इफ डिपार्टमेंट नीड्स दिस रिकॉर्ड्स, तो नोटिस आने के बाद कितने दिन में सबमिट करना है? 30 डेज में सबमिट करना है। सिंपल। तो पहले पॉइंट में क्या बोला है? ये जो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड कितने साल मेंटेन करो? 8 साल। इफ डिपार्टमेंट नीड्स दिस इन्फॉर्मेशन दे विल सेंड यू नोटिस। वो नोटिस मिलने के बाद आपको कितने दिन में सबमिट करना है? 30 डेज। सिंपल। एनी क्वेश्चन? आगे जाते हैं। अब ये अमेंडमेंट हुआ है। द पर्सन बीइंग constitute entity, underline करो, of an international group shall also keep and maintain such information and document in respect of international groups as may be prescribed। ये क्या मैं आपको बताता हूँ। कोई इंटरनेशनल ग्रुप है या कंपनी है जिसका डेटा ही गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, जिसका डेटा गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, बट उसका इंडिया में कोई सब्सिडरी है, उसका इंडिया में कोई क्या है? सब्सिडी है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी। तो फिर उनको वो रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे। बस ये अमेंडमेंट हुआ है। एक्चुअल रिकॉर्ड्स हम मंगाना चाहते हैं उनसे ही जो वहाँ पे कंपनी है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द रिकॉर्ड्स फॉर वॉटर में बी द रीज़न। तो उनका जो लिंक है यहाँ पे, जो उनका सब्सिडरी कंपनी है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी। तो भी वो रिकॉर्ड किनको सबमिट करने पड़ेंगे? उनको सबमिट करने पड़ेंगे। बस थ्योरेटिकल अमेंडमेंट, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। पहले हम उनसे मांगते थे, अभी वो नहीं दे पा रहे तो क्या करना है? उनको यहाँ पे जो भी लिंक है, जो उनका सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे है, they will have to maintain these records and they will have to give it to department। That's it। ये आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए एंड इसमें क्वेश्चंस आते ही है। रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर एंड इंटरेस्ट, 3 चैप्टर के मिलके अमेंडमेंट्स है। चलो, पहला फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1)। Every individual HUF must file return of income if its GTI before claiming exemption under section 1038 exceed the exemption limit। ये अमेंडमेंट हुआ है। अभी अमेंडमेंट समझने के लिए, अमेंडमेंट के पहले क्या था बताता हूँ आपको। पहले ऐसे लिखा था कि एज ए इंडिविजुअल HUF आपको रिटर्न फाइल कब करना है? इफ़ योर GTI before claiming deduction under section 80C to 80U exceed 2.5 lakh। अब इन्होंने और एक क्या ऐड किया है? 1038 का एग्जाम्शन क्लेम करने से पहले। 1038 क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। STT पेड एग्जाम याद है कि नहीं? हाँ, तो अभी उसके पहले इनकम अगर आपका एग्जाम्शन लिमिट से ऊपर है,
क्या क्या एग्जाम्पशन लिमिट हमारे लिए? 2.5 लाख, दूसरा 3 लाख और 5 लाख, बस बहुत सिंपल अमेंडमेंट है। तो अब ये जो 2.5 लाख देखना है, ये जो 3 लाख देखना है, ये जो 5 लाख देखना है, ये कौन से डिडक्शन के पहले देखना है? लॉन्ग टर्म गेन का जो डिडक्शन है वो क्लेम करने से पहले देखना है। एंड अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट 139(3) मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, सेट ऑफ में याद है ना, 73 है। स्पेसिफाइड बिजनेस, उनके लिए भी क्या बोला है? टाइमली रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तो वही दिया है। स्पेसिफाइड बिजनेस 73 है, ये ऑलरेडी हम सेटअप में पढ़ चुके हैं। नाउ बिलेटेड रिटर्न। अच्छा, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? रिटर्न फाइल आफ्टर द ड्यू डेट, रिटर्न फाइल आफ्टर द ड्यू डेट। अगर कोई याद है तो हमने क्या क्या पढ़ा है रिगार्डिंग बिलेटेड रिटर्न? अगर बिलेटेड रिटर्न है एंड अगर लॉस हुआ है तो उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेट ऑफ मिलेगा। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइमली फाइल करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट टू, याद है क्या, अनएब्जॉर्ब, डेप्रिसिएशन एंड HP, बाकी सबके लिए रिटर्न टाइमली फाइल करना ज़रूरी है। यह है बिलेटेड रिटर्न। अच्छा, कितना समय था लास्ट ईयर तक, याद है? फॉर बिलेटेड रिटर्न 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी इस पीरियड में चेंज हुआ है, देखो क्या हुआ है। एनी पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड to him under section 139(1), then he can file belated return. Such return can be filed at any time before the end of relevant assessment year. अभी 1 साल एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको अभी बिलेटेड फाइल करना है तो भी कब करना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर में ही करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे? असेसमेंट ईयर के बाद आपने को 1 साल मिलता था, अपने को असेसमेंट ईयर के बाद 1 साल, अभी वो हट गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द पीरियड नाउ फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न? सेम ईयर, मतलब नॉर्मल रिटर्न भी असेसमेंट में फाइल करो एंड बिलेटेड भी, उससे बाद होगा तो उसको हम बिलेटेड नहीं मानेंगे। एडजस्टमेंट समझ में आ गया? तो क्या एडजस्टमेंट हो गया बताओ? बिलेटेड में क्या अमेंडमेंट हुआ है? बाकी सब आपने जो पढ़ा है वो एज इट इज। क्या अमेंडमेंट हुआ है? 1 साल का पॉइंट हट गया है और अभी क्या बोला है? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, रिवाइज रिटर्न। ओके, नाउ व्हाट इज रिवीजन ऑफ रिटर्न? अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ओमिशन हुआ है, हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिवीजन। देखो क्या दिया है। अच्छा, रिवीजन में हमने पढ़ा था कि ओनली टाइमली रिटर्न कैन बी रिवाइज, याद आ रहा है क्या आपको? बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज। अभी देखो क्या अमेंडमेंट हुआ है। इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) टाइमली रिटर्न, 139(4) ऊपर का बिलेटेड रिटर्न, डिस्कवर एनी बोनाफाइड जेन्यून एरर और ओमिशन इन हिज ओरिजिनल रिटर्न, जेन्यूनली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली गलती हो गया है इन हिज ओरिजिनल रिटर्न, ही मे फाइल रिवाइज रिटर्न। दैट मीन्स नाउ इवन बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज। ये अमेंडमेंट हुआ है क्योंकि 139(4) क्या है? क्या है? अभी पढ़ा ना आपको? हाँ, इसलिए मैं आपको एकदम सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, मैं एकदम प्रॉपरली लिंकिंग करके आपको पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट है? सो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बोलो? रिगार्डिंग रिवाइज रिटर्न, ओनली टाइमली रिटर्न कैन बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी। लेकिन इस साल से बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, बट बिलेटेड रिटर्न भी कब फाइल करना है? ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। वो 1 साल का पंडा खत्म हो गया, सिंपल इतना ही है। टाइम लिमिट वही है, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। कितना है रिवीजन के लिए? एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। पीरियड में चेंज नहीं हुआ है। पीरियड किसका चेंज हुआ है? बिलेटेड का चेंज हुआ है, रिवाइज का चेंज नहीं हुआ है। पर रिवाइज में अमेंडमेंट क्या हुआ बताओ? हाँ, कौन सा रिटर्न ऐड कर दिया रिवीजन में? बिलेटेड। बट कब ऐड होगा? अगर मिस्टेक जेन्यून हो तो ही। अब बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी, पहले था, अभी क्या है? नॉट हटा दिया, अमेंडमेंट है। However, return file under response to notice under section 142(1) cannot be revised. अच्छा, 142(1) क्या है? अभी ये भी अपन रिवाइज करते हैं। ये हमने पढ़ा था, 4 नोटिस पढ़े थे। ये कौन सा नोटिस है? डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो रिटर्न फाइल करो और बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करो, याद है? तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है दोस्तों, ये नोटिस ऑब्वियसली कब आएगा? ड्यू डेट के बाद या ड्यू डेट के पहले? ड्यू डेट के बाद ही आएगा, मतलब ऑलरेडी वो क्या बन चुका है? बिलेटेड बन चुका है। तो नोटिस वाला है तो
उसका रिवीजन नहीं होगा, करेक्ट ना। आपने खुद होके फाइल किया है बिलेटेड तो उसका रिवीजन होगा, बट यू हैव फाइल रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, सी दोनों बिलेटेड ही है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, दोनों क्या है बिलेटेड। एक मैं खुद कर रहा हूँ विदाउट गेटिंग नोटिस, उसका रिवीजन होगा, एंड सेकेंड वाला वो भी बिलेटेड है बट दैट आई एम फाइलिंग इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, उसका रिवीजन नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, कंफर्म, ओके। नेक्स्ट, डिफेक्टिव रिटर्न with effect from AY 1718, a return would not be treated as defective merely because self-assessment tax and interest payable in accordance with the provision of 140A. 140A क्या है? Self-assessment have not been paid on or before the due date of filing return. मतलब पहले क्या होता था कि ये जो रिटर्न है डिफेक्टिव, हम कब मानते थे डिफेक्टिव रिटर्न? हम डिफेक्टिव कब मानते थे? अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स टाइमली नहीं भरा है तो। अभी क्या बोला है? वो टाइमली नहीं भरा है आपने, रिटर्न भी टाइमली फाइल नहीं किया है, तो भी हम उसको डिफेक्टिव नहीं मानेंगे। ओके, नाउ exemption from requirement of furnishing PAN under section 206 to certain non-resident, इनको पैन फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल अमेंडमेंट हुआ है। देखो क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी 1616, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन इट इज़ प्रपोज टू अमेंड सेक्शन 206AA सो एज टू प्रोवाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी, मतलब कंपनी नहीं होना चाहिए, और अ फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पेमेंट अदर देन इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड सब्जेक्ट टू सर्ट कंडीशन। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड खाली मिल रहा है तो आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी है या फिर नॉन रेसिडेंट है, करेक्ट ना, हाँ, तो फिर ज़रूरी है। क्या लिखा देखो वर्डिंग, शैल नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पेमेंट अदर देन, मतलब ये अप्लाई होगा बट कौन से पेमेंट के लिए अप्लाई होगा? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अगर आपको खाली मिल रहा है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अदरवाइज आपके पैन कार्ड होना ज़रूरी है। एकदम थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, तो पिछले पेज पे जो अमेंडमेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है, एक बार अपन रिवाइज करते हैं। तो ये हो गए रिटर्न्स के अमेंडमेंट, बाद में अपन पढ़ेंगे असेसमेंट के अमेंडमेंट्स एंड फिर पढ़ेंगे इंटरेस्ट। रिटर्न के इतने अमेंडमेंट्स है, बोलो पहला क्या हुआ है हमारे लिए, क्या हो गया अभी हम जो देखेंगे लिमिट 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख का, वो किसके पहले देखेंगे? 1038 का डिडक्शन क्लेम करने के पहले, तो रिटर्न कंपलसरी होगा। लॉस रिटर्न में क्या बोला है? स्पेसिफाइड बिजनेस अगर है तो उसका भी रिटर्न क्या करना है? टाइमली फाइल करना है, ये हमने ऑलरेडी सेटअप में देखा था, थ्योरेटिकल अमेंडमेंट। हाँ, बिलेटेड में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। पहले आपको 1 साल कब मिलता था? असेसमेंट के बाद। अभी क्या बोला है? ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर ही तुमको मिलेगा, बाद में उसको बिलेटेड नहीं मानेंगे। रिवाइज रिटर्न क्या अमेंडमेंट हुआ है? बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज बस, बट बिलेटेड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) कैन नॉट बी रिवाइज। देन डिफेक्ट रिटर्न में क्या बोला है? अगर आपने टैक्स नहीं भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है तो वो बिलेटेड होगा, बट उसको हम डिफेक्टिव, बिलेटेड तो है, ड्यू डेट के बाद जो फाइल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिलेटेड। बिलेटेड तो उसको हम डिफेक्टिव रिटर्न नहीं मानेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए पैन का कंप्लायंस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो अब हम ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, यस, ओके। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर। रिटर्न्स के अमेंडमेंट हो गए। नाउ असेसमेंट प्रोसीजर में सेक्शन 143(1) में अमेंडमेंट हुआ है। व्हाट इज सेक्शन 143(1)? समरी असेसमेंट। बता दो क्या होता है समरी असेसमेंट? आप जब रिटर्न फाइल करते हो ना, रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट चेक करता है कि आपने रिटर्न में जो डिस्क्लोज किया है वो करेक्ट है या नहीं, उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। एंड उसका इंटीमेशन आपको आता है 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, करेक्ट है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसमें थोड़े बहुत थ्योरेटिकल अमेंडमेंट्स हुए कि उस असेसमेंट में क्या क्या और चेक हो सकता है, ये ऐड किया है। पहले 2-3 ही पॉइंट्स थे कि व्हाट इज समरी असेसमेंट, हम ये सब चेक करेंगे।
अभी उसमें 4 नए पॉइंट्स ऐड किए हैं कि समरी असेसमेंट में ये तो चेक करेंगे ही, प्लस हम ये 4 चीज़ें भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो क्या है, थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, नो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एज फार एज MCQ इज कंसर्न, करेक्ट ना। बट जिनका थेरी फॉर्मेट है उनको थेरी के लिए क्वेश्चन आ सकता है, MCQ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स ऑल थेरी। देखते हैं समरी असेसमेंट, वेयर अ रिटर्न हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). दो तरह से रिटर्न हम फाइल करते हैं, खुद फाइल करेंगे तो 139 एंड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस फाइल करेंगे तो 142(1), ठीक है। सच रिटर्न शैल बी प्रोसीड इन फॉलोइंग मैनर। उसको देखो अभी डिपार्टमेंट प्रोसेस कैसे करेगा। पहला, द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये सब उसमें चेक किया जाएगा और उसमें 3-4 चीज़ें ऐड की गई है, बस बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। सो पहले समरी असेसमेंट में 2 चीज़ें चेक होती थी, अभी कितनी होंगी, 6 होंगी, बस। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। पढ़ते क्या क्या हुआ है। एनी अरिथमेटिकल एरर इन रिटर्न, ये पहले भी था, आपके पुराने नोट्स आप देख लो, ये पहले से ही है, अभी यहाँ से अमेंडमेंट हुआ है। एन इनकरेक्ट क्लेम, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। तो अगर आपने कोई गलत क्लेम किया है, अभी सब रिटर्न ऑनलाइन होते हैं, तो उसको ऑटोमेटिक क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। सो अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम है तो आपका इनकम उतने अमाउंट से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर होता क्या इनकरेक्ट क्लेम, नीचे दिया देखो, एक बॉक्स में मैंने दिया, देखो मीनिंग ऑफ इनकरेक्ट क्लेम। एन इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न शैल मीन्स अ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन रिटर्न। देखो क्या है, इसको बोलते हैं इनकरेक्ट क्लेम of an item which is inconsistent with any other entry of the same or some other item in such return। नहीं समझा, बताता हूँ। आपने ATC का डिडक्शन क्लेम किया 1.5 लाख, कितना क्लेम किया, 1.5 लाख, बट एक्चुअली आपका डिडक्शन 1,15,000 का ही है, करेक्ट। एक्चुअली आपका दिख रहा है 1,15,000 और आपने क्लेम कितना किया है, 1.5 लाख। उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस आइटम। तो वो जो 35,000 आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम किया उसको हम क्या करेंगे, इनकम में ऐड बैक करेंगे, बिकॉज यू हैव क्लेम मोर डिडक्शन। उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस दिस थिंग। मतलब ये दोनों जगह पे जो चेक हो रहा है वहाँ पे एक्चुअली 1,15,000 आपने क्लेम कितना किया है, 1.5 लाख। दूसरा एग्जाम्पल, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर दिस एक्ट टू सब्सटेंशिएट सच एंट्री हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड। मतलब CA का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना ज़रूरी है, वो आपने सबमिट नहीं किया है, करेक्ट ना। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो रिपोर्ट में होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, या रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, इनकंसिस्टेंस क्लेम। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वेयर द डिडक्शन एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब क्या है, ATC का जो लिमिट है वो 1.5 लाख है, गलती से आपने 1,60,000 क्लेम किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट क्लेम। तो 3 होते हैं इनकरेक्ट क्लेम। पहला कौन सा है, पहला है कि इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या है कि डिडक्शन आपका है 1,15,000 आपने क्लेम किया 1.5 लाख। अच्छा, दूसरे का मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट किया है, ऑडिट रिपोर्ट में मैंने ऐसा लिखा है कि ये खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, डिसअलाउ होना चाहिए, बट आपने डिसअलाउ नहीं किया एक्चुअली, उसको ऑडिटर ने लिखा है डिसअलाउ होना चाहिए, बट एक्चुअली डिसअलाउ नहीं हुआ है, तो ये सिस्टम उसको क्या करेगा, डिसअलाउ करेगा। ये है इन्फॉर्मेशन। दूसरा, तीसरा क्या है, आपने डिडक्शन क्लेम किया है बट वो क्या किया, वो ज़्यादा किया है। जैसे ATC का लिमिट कितना है, 1.5 लाख, आपने क्लेम किया 1,70,000, तो यू हैव टेकन डिडक्शन ओवर एंड अबव दैट लिमिट, तो इसको क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट क्लेम। तो जिनका थ्योरी पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकरेक्ट क्लेम। तीनों क्लियर है क्या, कंफर्म, ओके। नेक्स्ट, दैट्स इट, इतना ही है। अभी ऊपर आ जाओ, अभी देखो और क्या चेक किया जाएगा। देन डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम इफ द रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर विच सेट ऑफ लॉसेज वॉज क्लेम फर्निश बियॉन्ड ड्यू डेट, मतलब अगर बिलेटेड रिटर्न है एंड आपने लॉस क्लेम किया है तो उसको भी क्या किया जाएगा, एड बैक किया जाएगा। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में बोला है कि ये खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए, बट आपने उसको डिसअलाउ नहीं किया, उसको भी ऐड किया जाएगा। डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80 IA, IAB, IB, IC, ID,
i.e. if the return is furnished beyond the due date, मतलब अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है और इन सेक्शन के डिडक्शन क्लेम किया है तो उसको भी क्या किया जाएगा, एड बैक किया जाएगा. एडिशन ऑफ इनकम appearing in form 26A, form 16A और 16 which has not been included in the computation of total income. ठीक है, अभी पहले फॉर्म नंबर क्या मैं बताता हूँ. फॉर्म 16 किसको मिलता है, सैलरीड. 16A अदर देन सैलरीड को टीडीएस रिटर्न मिलता है. अच्छा 26A क्या है, आपका अगर ऑनलाइन बैंक अकाउंट होगा तो वहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे रहता है वीव यूर टैक्स क्रेडिट. तो आप उसको अगर क्लिक करोगे तो आपका टीडीएस किन लोगों ने कट किया वहाँ पे दिखता है. ओके, तो वहाँ पे आपका टीडीएस ज़्यादा कट हुआ है लेकिन उतना आपने इनकम नहीं दिखाया है. टीडीएस तो कट हुआ है मतलब इनकम तो मिला है लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी क्या किया जाएगा, उसमें ऐड बैक किया जाएगा. सो दीज आर द न्यू एडजस्टमेंट्स. कहाँ से, तो यहाँ पे अमेंडमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये सब अमेंडमेंट हुआ है थ्योरेटिकल अमेंडमेंट्स है कि इनकरेक्ट क्लेम है तो ऐड किया जाएगा. लॉस क्लेम किया है बिलेटरी रिटर्न, उसको ऐड किया जाएगा. तीसरा क्या है, ऑडिटर ने बोला था कि खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए बट नहीं हुआ है, उसको ऐड किया जाएगा. और ये सब कौन करेगा, सिस्टम. नाउ एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज. तो ये सब दिया है, बस इतना अमेंडमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब एज इट इज है. ठीक है. प्रोवाइड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस इंटीमेशन गिवन टू एसएससी ऑफ सच एडजस्टमेंट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड. मतलब हम एसएससी को इंटीमेट करेंगे कि हम ये सब एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, आइदर विल इन्फॉर्म इन राइटिंग और उसका ईमेल भेजेंगे. सो वी विल नॉट डू दिस एडजस्टमेंट डायरेक्टली, हम उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे. एंड देखो दीज आर द अमेंडमेंट क्लॉज 3 to 6 दिख रहे हो यहाँ से. 3 to 6 कहाँ से, देखो यहाँ से 3 to 6, बस ये अमेंडमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है. कहाँ से, डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम. सो ये थियोरेटिकल अमेंडमेंट्स हैं. तो अभी समरी असेसमेंट में ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा चेक की जाएगी एंड अगर वो है तो इनकम में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा. बस बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना अपने लिए इनफ है. चलो आगे जाते हैं. ये कट कर दो, ये नहीं पढ़ना है अपने को. ये सभी एडजस्टमेंट्स है बट इतना अपने को पढ़ना नहीं है, इसको कट कर दो. अच्छा देखो, टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग इंटीमेशन, ये हमने पहले पढ़ा था. कितना है 143(1) में. डिपार्टमेंट का कितना समय है कंप्लीट करने के लिए, 1 year फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड. ये पहले भी 1 साल था, अभी भी 1 साल है. तो ये डिपार्टमेंट जब आपको इंटीमेट करेगा कि आपका रिटर्न ओके है या ओके नहीं है, उसके लिए कितना समय उनके पास, 1 year. वो वैसे ही वैसा है. बस अभी ये कट कर दो, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपको पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन 153. अच्छा खाली समरी में अमेंडमेंट है, बाकी स्क्रूटिनी वगैरह उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है. एंड समरी में भी कौन सा अमेंडमेंट है, थियोरेटिकल अमेंडमेंट. सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ हर एक असेसमेंट का टाइम लिमिट होता है ना कंप्लीट करने का, तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए. तो मैंने इसका एक साथ टेबल बना के दिया है. देखो, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग इज 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल. ओके. फर्दर नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और recomputation could be made under section 147 after the expiry of 1 year from the end of financial year in which notice under section 148 was served. ये आप अभी कट कर दो, मैंने आगे जो दिया वो ध्यान में रखो. आगे इसका टेबल दिया है, उसको कट कर दो. देखो अभी डायरेक्टली टेबल पढ़ना है, सबका समरी मैंने बना के दिया, एकदम ईजी है. देखो पहला देखो सेक्शन 153(1) ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144. 143 क्या है, स्क्रूटिनी असेसमेंट. 144 क्या है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ये लिखो रे, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा. खाली करेक्ट ना, सेक्शन नहीं पता तो अमेंडमेंट कैसे समझ में आएगा. सो लिख के रखो समवेयर, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस है, मैं लाइन से आपको लिख के देने वाला हूँ. राइट समवेयर. 143 क्या है, स्क्रूटिनी असेसमेंट. 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो ये कंप्लीट करने के लिए कितना समय है असेसिंग ऑफिसर के पास, 21 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल. तो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद कितना समय है, 21 months. क्वेश्चन फॉर MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट. सभी अमेंडमेंट सही है.
पहले आप देखोगे तो 24 मंथ्स था, अभी कितना हो गया? तो ये आपको सब पुराना पढ़ना नहीं, बस ये ध्यान में रखना है. सो व्हाट इज 143 बोलो? स्क्रूटिनी असेसमेंट. व्हाट इज 144? तो इसके लिए कितना समय अभी? 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट 147 लिखो. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 का कौन सा है? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. उसके लिए कितना समय है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज सर्व. करेक्ट ना? सेक्शन 148 यह है नोटिस भेजने का सेक्शन है. 148 में क्या बोला है कि हम नोटिस भेज सकते हैं. याद है ना, हमने पढ़ा था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, 8 years. इनकम 1 लाख के ऊपर है तो 6 साल. याद आ रहा है क्या आपको? वही है. तो पहले तो समझ में आ गया. तो बताओ, समरी असेसमेंट एंड स्क्रूटिनी असेसमेंट कितना समय है कंप्लीट करने के लिए? 21 months. एंड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व. मतलब क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो. नोटिस सर्व होने के बाद 9 months नहीं. जिस साल में नोटिस सर्व हुआ है वो साल खत्म होने के बाद 9 months. ध्यान से पढ़ना है जिनका MCQ पैटर्न है. स्टूडेंट खाली 9 months को टिक करते हैं, बट 9 months कहाँ से है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डोंट रिमेंबर ओनली पीरियड. ऊपर क्या बोला देखो, ऊपर 21 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर बोला है, यहाँ पे 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व. तो अगर नोटिस 16-17 में दिया है, सपोज जनवरी 17 में नोटिस दिया है, तो जनवरी 17 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 16-17. जनवरी 17 के बाद 9 months नहीं, मार्च 17 के बाद 9 months. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ फ्रेश असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144, 147. एसएससी मतलब यहाँ पे बोला गया कि इस एसएससी का पूरा 0 से असेसमेंट करो. क्या करो? 0 से असेसमेंट करो. Where the original assessment has been set aside, cancelled, referred back to assessing officer by an order under section 254, 263, 264. लिखो अभी 254 है ट्राइब्यूनल. हमने पढ़ा था ना, याद है क्या? अपील का हायरार्की, कमिश्नर अपील, फिर ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो ट्राइब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को बोला है क्या कि ये केस ही बराबर नहीं हुआ है, उसका री असेसमेंट करो. सो लिखो वहाँ पे आप 254 क्या है? ट्राइब्यूनल. लिखे रखो समवेयर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में. 260 लिखो हाई कोर्ट. मैं सभी लिख के दे रहा हूँ. हाँ लिखो 260 क्या है? एक काम कर दो, मैं आपको लिख के दे, आप लिख लो लाइन से. पहले सेक्शन के रेफरेंसेस लिख लो तो ही पढ़ने में मतलब है, नहीं तो खाली मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा. लिख लो एक एक करके. पहला लिखो सेक्शन एंड ऑर्डर. पहले लिखो सेक्शन 254. लाइन से सब लिख के देता हूँ. पहले को सेक्शन 250 ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील. सेक्शन 254 ट्राइब्यूनल. आप जब आपके नोट्स पढ़ोगे ना उसमें वही है ट्राइब्यूनल का सेक्शन 254. सेक्शन 260 ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट. 262 सुप्रीम कोर्ट. 263 and 264 revision by Commissioner of Income Tax. तो जब मैं सेक्शन का नाम बोल रहा हूँ मतलब आपको रेफरेंस पता चलेगा कि मैं कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूँ. ऊपर कमिश्नर अपील है, यहाँ पे क्या है? रिवीजन. ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका. हाँ लिख लिया सब लोगों ने? हो गया सबका कंफर्म? ओके चलो अभी देखते हैं. अभी बोलो कौन से ऑर्डर कर रही असेसमेंट हो रहा है? किसने किया रही असेसमेंट? 254 बोलो क्या है? ट्राइब्यूनल. 263 कौन है?
263 रिवीजन बाय कमिश्नर। हाँ, उन्होंने बोला है कि इसका रीअसेसमेंट करो। देखो कितना समय है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 245 इज रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, करेक्ट ना? मतलब जब भी आपको रीअसेसमेंट का ऑर्डर आएगा कितना समय आपको मिलेगा? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज इशूड। नेक्स्ट, गिविंग इफेक्ट, ये नया वर्ड है, गिविंग इफेक्ट बताता हूँ। टू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, क्या है 250 बोलो? कमिश्नर अपील का ऑर्डर। 254 ट्राइबल का ऑर्डर। 260 हाई कोर्ट। 262 264। हाँ, तो देखो जब भी इनके पास आपका केस जाएगा ये कुछ ना कुछ डिसीजन देंगे, वो जो डिसीजन दिया है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एओ। उसके लिए उसके पास 3 months है। तो एक बार इन्होंने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर होगा रिफंड दो, पैसा लो, जो भी ऑर्डर होगा एओ को फटाफट काम कंप्लीट करना है। कितने समय में कंप्लीट करना है? 3 months। अभी समझ में आ रहा है क्या? वो दिखने को दिखते बहुत सारे, क्योंकि सेक्शन आ जाते हैं ना, बट अगर आपको सेक्शन याद है तो दे आर वेरी इजी टू लर्न। तो अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग ऑफ गिवन इफेक्ट? गिवन इफेक्ट का मतलब है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। ये जो लोग है 250 से 264, इन लोगों के जो ऑर्डर है उसको आपको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। तो फिर वो रिफंड का होगा, जो भी होगा, तुम्हारा काम क्या है? एग्जीक्यूट करना है, बात खत्म। तुम उसको चैलेंज नहीं करो क्योंकि ये तुमसे बड़े लोग हैं, तो उन्होंने बोल दिया तो वैसा ही करना है। तो ये करने के लिए कितना समय आपके पास है? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अभी देखो यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ है, पहले 2 केस में एंड ऑफ द ईयर है। ये आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट है। डोंट रिमेंबर 3 months, 9 months, 21 months, नो यूज़। कहाँ से इंपॉर्टेंट है? अभी 3 months कहाँ से बोला है? जिस महीने में ऑर्डर दिया वो ऑर्डर खत्म होने के बाद 3 months। 9 में क्या बोला है? जिस साल में ऑर्डर दिया वो साल खत्म होने के बाद 9 months। आपको समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे जाते हैं। एंड यहाँ पे दिया एक्सटेंशन कैन बी गिवन 6 months। अगर ये बोलता है कि सर 3 months में गिविंग इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, आपने जो बोला वो करना 3 months में पॉसिबल नहीं है, तो आपको 6 months का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सो 3 + 6 फिर कितना होगा? विद एक्सटेंशन 9 months आपको मिलेंगे। आगे जाते हैं। नेक्स्ट, मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्पुटेशन ऑन एसएससी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और टू गिव इफेक्ट टू एनी फाइंडिंग डायरेक्शन कंटेन इन एन ऑर्डर। देखो वही है, मतलब क्या है? अभी देखो अभी ये सेक्शन वही है। आप अभी ऊपर क्या बोला था मैंने? गिविंग इफेक्ट, सिमिलर प्रोविजन है। मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट। आपका केस कहाँ पे जाएगा? पहले आपको अपील का हायरार्की सबको पता है, पहले कमिश्नर अपील, फिर ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कहीं ना कहीं तो आपका केस सेटल होगा। अपील के यहाँ पे हो सकता है, या तो ट्राइब्यूनल के वहाँ पे, या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो केस सेटल होने के बाद आगे उसका ऑर्डर आएगा एओ को कि क्या करना है, करेक्ट ना? तो एओ को बोला जाएगा कि रीअसेसमेंट करो, असेसमेंट करो। उसके लिए कितना समय उसके पास है? 12 months। 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर इज रिसीव्ड और पास बाय दिस थिंग। दैट्स इट। तो ये असेसमेंट के ये जो पीरियड है, इतने अमेंडमेंट्स है। नाउ लास्ट छोटे अमेंडमेंट्स एकदम। 244A, इंटरेस्ट पेएबल टू एसएससी ऑन रिफंड। रिफंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसमें एकदम माइनर अमेंडमेंट हुआ है। ओके, देखो एकदम छोटा सा, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। अच्छा, ये कौन सा रिफंड है? ड्यू टू TDS एंड TCS। हाँ, तो ध्यान से सुनो। ये रिफंड हमको मिलता है फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। कब से मिलता है? हाँ, मतलब 1 अप्रैल से अपने को रिफंड मिलेगा। जब तक डिपार्टमेंट आपको रिफंड नहीं देता है तब तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें अमेंडमेंट क्या, मैं आपको बताता हूँ। अमेंडमेंट ये हुआ है, अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल किया है, टाइमली मतलब क्या? एज पर द ड्यू डेट डिफाइन, तो आपको रिफंड 1 अप्रैल से मिलेगा। लेकिन अगर आपके हाथ से बिलेटेड रिटर्न हुआ है तो आपको रिफंड 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने फाइल किया ना बिलेटेड रिटर्न, वहाँ से मिलेगा। तो उतना आपका इंटरेस्ट का क्या होगा? लॉस होगा। बस, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। दिखने को बड़ा लगता है वो सेक्शन, पढ़ेंगे तो सब कुछ सेम ही है। तो क्या अमेंडमेंट है, समझ में आ गया? सो रिफंड के लिए भी 2 डेट्स है। इसके पहले रिफंड कब से मिलता था? फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। आप पूरा नोट्स में देख लो। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो तो है, बट वो कब मिलेगा? अगर आपने रिटर्न कैसे फाइल किया है? टाइमली। बट अगर डिले हो गया तो
रिफंड का इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा? डेट ऑफ बिलेड रिटर्न की बात मिलेगा। बस खत्म, इतना अमेंडमेंट है। सबको समझ में आ गया क्या? चलो पढ़ते हैं अभी। प्रोविजन, एसएससी एंटाइटल्ड टू गेट रिफंड शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन रिफंड। रिफंड किस पे मिलेगा? इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? रिफंड के ऊपर। व्हाट इज रेट? 0.5%, मतलब साल का 6%। ठीक है ना। देखो अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान से पढ़ो। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये कट कर दिया मैंने क्योंकि वही तो अमेंडमेंट नीचे लिखा है, इसलिए उसको उधर से कट कर दिया है। पीरियड चेंज हुआ ना, पहले कहाँ से मिलता था? फर्स्ट डे ऑफ, हाँ देखो यहाँ पे दिया, आप पढ़ सकेंगे तो, बिगिनिंग ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, दिख रहा है आपको? हाँ, तो अभी वो चेंज हुआ है। देखो क्या चेंज हुआ है। 244 प्रोवाइड दैट एन एसेस इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन रिफंड अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, टीडीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हाँ, मतलब ये 3 रिफंड की हम बात कर रहे हैं। कौन सा? जो एडवांस टैक्स का रिफंड है, जो टीडीएस का है और टीसीएस का है। एंड ये अभी सब हम पेकअप करते, बोलो एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ओनली। हाँ, इसलिए इसका इंटरेस्ट का ड्यू डेट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने पे तो लास्ट ईयर ही किया था ना, तो उसके बाद इमीडिएटली हमको इंटरेस्ट मिलना ज़रूरी है, इसलिए इसका रिफंड का इंटरेस्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। देखो अभी, इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स बिगिंस फ्रॉम अंडरलाइन 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर एंड एंड्स ऑन द डेट ऑन विच रिफंड इज ग्रांटेड। बराबर है, बट ब्रैकेट में कंडीशन क्या है? अमेंडमेंट, if return is filed on time. In order to ensure filing of return within due date, it is proposed to amend section 244A. ऊपर का पहले से ही था कि आपको 1 अप्रैल से मिलेगा। नाउ अमेंडमेंट क्या हुआ है? बोलो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या अमेंडमेंट हुआ है। अगर बिलेटेड है तो वहाँ से मिलेगा, बस खत्म, इतना ही है। सेक्शन 244A प्रोवाइड दैट इन केस where return is filed after due date, the period of grant of interest on refund may begin from the date of filing return. खत्म, इतना ही अमेंडमेंट है। समझ में आपको? अब एक नोट दिया है। However, if the amount of refund is less than 10% of tax determined under section 143(1) summary assessment or on regular assessment, no interest is payable. हाँ, इंटरेस्ट कब मिलेगा? तुम्हारा जो रिफंड का अमाउंट है वो क्या है? टैक्स के 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा टैक्स डिटरमाइन हुआ है 1 लाख, उसका 10% करो, और तुम्हारा रिफंड अगर 6000 आ रहा है तो तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 16000 आ रहा है तो पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी और एक सिंपल अमेंडमेंट हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर दो, ये कंप्लीट हो गया। अभी ये दूसरा है, ठीक है? देखो, इट इज ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड दैट वेयर रिफंड अराइज आउट ऑफ अपील अंडर सेक्शन 250, बोलो 250 किसका ऑर्डर है? कमिश्नर अपील। 254 ट्राइब्यूनल, 260, 262, 264। हाँ, तो इसमें आपको रिफंड अलाउ किया है। इसमें आपको क्या बोला है? रिफंड दे दो। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि फटाफट रिफंड दे दो। देखो क्या बोला है, इफ इट बीइंग डिलेड बियॉन्ड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 153, द एससीसी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव इन एडिशन टू इंटरेस्ट पेबल अंडर सबसेक्शन 1। मतलब ऊपर का 244A का तो मिलेगा ही। कब से मिलेगा वो? अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल किया तो 1 अप्रैल से, बिलेटेड है तो उस दिन से, वो तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। लेकिन अगर ये 5 सेक्शन का असेसमेंट है, 250, 254, 260, इसके तहत अगर आपको रिफंड मिल रहा है तो आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? तो इन 5 केसेस में आपको डबल इंटरेस्ट मिलेगा, एक एज पर 244A एंड एक एज पर दिस। देखो कितना मिलेगा। एन एडिशनल इंटरेस्ट ऑन सच रिफंड अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। इंपॉर्टेंट, जिनका MCQ पैटर्न है। सो रिफंड में अभी दोस्तों 2 इंटरेस्ट रेट है, एक 0.5% पर मंथ, वो नॉर्मल वाला है, एंड अपील के केस में कितना मिलेगा? 3%। बट कब? अगर टाइम लिमिट के बाद आप रिफंड देते हो तो, नहीं तो नहीं। फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 153। तो 153(5) में जो टाइम लिमिट अलाउ हुआ है उसके बाद अगर डिले होता है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको? 3%। दैट्स इट। ओके, बस बाकी का कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट,
ने जो एडिशनल बोला है, लेकिन अगर उसके केस में भी ओरिजिनल रिफंड का अमाउंट 10% से लेस नहीं मिलेगा, 10% से कम है तो रिफंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसके ऊपर। एडिशनल सॉरी, वो मिलेगा ना, 244A में कंडीशन है क्या, वो 10% ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। ओके, ये कट कर दो, ये कुछ खास काम का नहीं है, कट कर दो। ये नहीं पढ़ा तो चलने वाला है, थियोरेटिकल अमेंडमेंट है। चलो बता देता हूँ मैं क्या है, ध्यान दो, प्लीज़ पे अटेंशन नाउ। हमने सेक्शन 220 पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था नोटिस ऑफ डिमांड के बाद। सेक्शन 156 आपको याद आ रहा है क्या? क्या होता है सेक्शन 156? आपका असेसमेंट होने के बाद डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, नोटिस ऑफ डिमांड हम जिसको बोलते हैं, अंडर सेक्शन 156। एंड फिर आपको उसको पे करना है, उस जो असेसमेंट में जो इंटरेस्ट टैक्स जो निकलेगा, अगर वो डिमांड नोटिस में जो टैक्स इंटरेस्ट निकला है, अगर वो भी आप नहीं भरते तो उसके ऊपर और एक बार इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 222, अंडर सेक्शन 222। समझ में आ गया? सो क्या है 222 बताओ पहले। डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस ऑफ डिमांड भेजा है, उसमें तो इंटरेस्ट टैक्स जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग वो तो नोटिस बना के भेज दिया है, लेकिन वो भी आपने टाइम पे नहीं किया तो उसके ऊपर और एक बार इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 221। तो वो ये दिया है, तो इसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, तो ये जस्ट आप उसको स्किप कर सकते हैं, बस जस्ट बता दे रेफरेंस क्या है, स्किप कर दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए वो। ओके, नाउ अपील रिवीजन पेनल्टी में भी कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, जो मेन है मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले आते देखते हम अपील टू CIT। CIT मीन्स व्हाट? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 240 अभी लिख के दिया आपको, सेक्शन 250 क्या है? कमिश्नर अपील। देखो उसमें क्या छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, ये अपील अभी थोड़ा मैंने इसमें हिस्ट्री भी दी आपको ताकि वो अमेंडमेंट समझ में आए। अपील फाइल करने के लिए कितना समय होता है याद है? 30 डेज हमने पढ़ा है। नोटिस ऑफ डिमांड के बाद या तो 30 डेज में टैक्स भर दो, नहीं तो डिपार्टमेंट को चैलेंज करो। आपके पास दो ऑप्शन है, जो नोटिस आपको भेजा गया है यू एक्सेप्ट इट एंड पे एंटायर टैक्स, एंड एक्सेप्ट नहीं तो क्या करो? चैलेंज करो। तो कितना समय चैलेंज करने के लिए? 30 डेज। ये अपने ये रिवीजन के लिए मैंने लिखा है। सो बोलो कितना समय कमिश्नर अपील के पास जाने के लिए? 30 डेज। ओके, अब इसमें देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये 30 डेज कैलकुलेट करने में, अच्छा 30 डेज कहाँ से कैलकुलेट होता है? आपको नोटिस मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद 30 डेज कैलकुलेट करना है। उस 30 डेज में से ये पीरियड एक्सक्लूड करने को बोला है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। देखो क्या है, वेयर द एसएससी मेक्स एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 270AA बिफोर CIT, मतलब अपील में जाने के बाद पहले उसने 270AA में अप्लाई किया, किसके लिए? सीकिंग इम्यूनिटी मतलब माफ़ी फ्रॉम द पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। ओके, कि मेरा पेनल्टी थोड़ा कम हो, प्रोसिक्यूशन मतलब सज़ा कम हो, उसके लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि ये थोड़ा कम कीजिए आप। देन द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच सच एप्लीकेशन इज मेड टू द डेट ऑन विच ऑर्डर रिजेक्टिंग सच एप्लीकेशन इज सर्व्ड ऑन द एसएससी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आ गया, डिपार्टमेंट ने पेनल्टी वगैरह बहुत सारा लगाया, तो आपने अप्लाई किया कि थोड़ा कम हो, क्या हो? कम हो, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला नहीं तुमको भरना पड़ेगा। देन आई विल गो टू अपील, लेकिन उन्होंने जो समय लिया उसमें वो 30 डेज का पीरियड मेरा खत्म हो गया अपील में जाने का, तो उन्होंने क्या बोला है, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 30 डेज में वो पीरियड काउंट नहीं होगा। कौन सा पीरियड काउंट नहीं होगा? आपने गवर्नमेंट को क्या बोला कि मेरा पेनल्टी माफ़ कर दो थोड़ा, तो वो जो पीरियड तुम्हारा गया उसको हम 30 डेज में काउंट नहीं करेंगे, बस बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। चलो आगे जाते हैं, इसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। अपील टू ITT सेम ही, आप एक बार पढ़ लो। देखते हैं अभी, सिंपल थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। अच्छा बताओ ITT में और कमिश्नर अपील, देखो आपको याद आ रहा है क्या है? कमिश्नर अपील के पास अगर SSC एग्रीड है तो ही जा सकता है, वहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। लेकिन ITT के पास अगर डिपार्टमेंट एग्रीड बनाए तो वो भी जा सकता है, एंड SSC एग्रीड बनाए तो हाँ, क्योंकि कमिश्नर अपील ने अगर SSC के फेवर में डिसीजन दिया तो कौन बनेगा एग्रीड पार्टी? डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट विल गो टू ट्राइब्यूनल,
एंड अगर कमिश्नर अपील ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया तो हम क्या बनेंगे, एग्रीड पार्टी, देन वी कैन गो टू ट्राइब्यूनल। तो ये जस्ट पॉइंट बता दिया आपको कि ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों लोग जा सकते हैं। कौन दोनों लोग, डिपार्टमेंट एज वेल एज एसएससी। देखो अभी पढ़ते हैं, एप्लीकेबल ऑर्डर एंड प्रोसीजर फॉर अपील, द रेफरेंस टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन सेक्शन 252 इज ओमिटेड। अच्छा अभी ये क्या है, ये ओमिटेड मतलब क्या है, ये आईटीटी के जो मेंबर रहते हैं ना, आईटीटी में जो मेंबर रहते हैं ना उसके रिलेटेड है, कुछ काम का नहीं, वो कट कर दो आप। नो अपील कैन बी फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। ये अमेंडमेंट हुआ है। अब ये डीआरपी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आता है रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, लेकिन आपको इतना सिलेबस नहीं है, आपको डीआरपी वगैरह प्रोसीजर नहीं है, इसलिए मैंने अमेंडमेंट ये बताने वाला नहीं था। जस्ट ध्यान में रखो आप, क्या ध्यान में रखो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, डीआरपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डिस्प्यूट, सेक्शन 144 इनकम टैक्स का। वन 144 नहीं, कट करो आप, बता दो भाई सेक्शन, जस्ट मिनट। नो अपील कैन बी फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीआरपी, अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1718, कुछ काम का नहीं है सच। आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 253(1) हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एससीसी एग्रीड बाय एन ऑर्डर बाय सीआईटी अपील और प्रिंसिपल सीआईटी में अपील टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट सच ऑर्डर। ठीक है ना, बाकी ऑर्डर के लिए आप जा सकते हैं, कौन से ऑर्डर के लिए जा सकते हैं आप, डीआरपी, बस इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं है, बस बाकी सब सेम ही है, छोड़ दो, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं, पूरा मैंने थ्योरी दिया है। अभी नेक्स्ट पेज पे और एक अमेंडमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। एक अमेंडमेंट हुआ है। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, डिसीजन दे दिया, हमने कमिश्नर अपील को चैलेंज करके हम कहाँ पे गए, ट्राइब्यूनल। अभी उन्होंने ऑर्डर दिया, बाद में पता चला कि उसमें मिस्टेक हुआ है, बाद में पता चला उसमें क्या हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखो क्या दिया है अमेंडमेंट, सेक्शन 254(2) अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट appellate tribunal may rectify any mistake apparent from the record at any time within, underline करो, 6 months from the end of the month in which such order was passed as against the present period of 4 years। पहले अपने बुक में देखो, पुरानी बुक में 4 साल है, तो कितना समय ट्राइब्यूनल के पास, 6 मंथ में उसको क्या करना है, क्या करना है, बस, बाकी तो पूरा थ्योरी है। चलो नेक्स्ट है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। अभी जस्ट आपको ये पढ़ना है, ओके, क्योंकि इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, तो आपके लिए थोड़ा ये चैलेंज है कि उसको कैसे आप, क्योंकि सेक्शन वाइज पूछते हैं एमसीक्यू में, सो एक दो और पढ़ के रखो, याद आता तो ठीक है। देखो पहला क्या है, 271(882) विथ इफेक्ट फ्रॉम 1718, 92D, ये है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग का पेनल्टी है। कौन सा पेनल्टी है, ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो, फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं है, वो फाइनल लेवल पे है, कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। सो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं पढ़ा है, बट अमेंडमेंट हुआ है, उसका पेनल्टी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके रिकॉर्ड्स आपने क्या दिया, देखो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए बट डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं किए, तो व्हाट इज द पेनल्टी, 5 लाख रुपीज़। कितना पेनल्टी है, 5 लाख। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर उसने आपके रिकॉर्ड्स आपने उसके मेंटेन नहीं किए, कितना पेनल्टी है, 5 लाख। नेक्स्ट, अभी देखो 271A 142(1) याद है क्या, नोटिस रिक्वायरिंग फाइलिंग रिटर्न, 143(2) स्क्रूटिनी असेसमेंट का नोटिस, 142(2A) ऑडिट। ये तीनों नोटिसेस अपने बुक में है। तो इन नोटिस को अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, देखो, फेलियर टू कॉम्प्लाई विद द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), क्या है 142(1), रिटर्न फाइल करो, बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करो। 143(2) क्या है, स्क्रूटिनी असेसमेंट का नोटिस, उसको आपने रिप्लाई नहीं किया। व्हाट इज 142(2A), याद है क्या, ऑडिट करके ले लो, अगर आपने नहीं किया तो देखो कितना है, 10,000 फॉर ईच सम डिफॉल्ट, मतलब 10,000 पर डिफॉल्ट के लिए कितना है, 10,000 रुपये का पेनल्टी है। नेक्स्ट, ये कट करो, ये पुराना है, ये नहीं पढ़ना अपने को। 286
कट करो, एक अपने कुछ काम का नहीं है क्योंकि इसका रेफरेंस हमारे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है। बस आगे के आप कुछ भी मत पढ़ो, पेनल्टीज कट कर दो। अब एक लास्ट पेज पे आ जाओ कि नया पेनल्टी ऐड किया इस साल से, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। क्या है? अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/17। फर्स्ट टाइम ये सेक्शन आया है। देखो क्या है, जस्ट थेरोटिकली पढ़ना है। डिफॉल्ट, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, पावर ऑफ लेवी, एओ, सीआईटी अपील दिया है। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग शैल डायरेक्ट बाय रिटर्न पेनल्टी ऑर्डर अमाउंट ऑफ पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स पेबल इफ इट इज ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग एंड 50% ऑफ टैक्सेबल इन एनी अदर केस। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि नया सेक्शन ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। अब इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, व्हाट इज अंडर रिपोर्टिंग, व्हाट इज मिस रिपोर्टिंग, बट ये आपके लिए कुछ काम का नहीं है। तो ये जस्ट इतना ध्यान में रखना है। क्या आपको ध्यान में रखना है कि मिस रिपोर्टिंग है तो कितना है पेनल्टी? 200%, एंड अंडर रिपोर्टिंग है तो ठीक है। दैट्स इट। नाउ लास्ट चैप्टर, देन डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स गेट्स ओवर। देखो अभी क्या है, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ये अमेंडमेंट नहीं है, नया चैप्टर ऐड किया गया, तो ये सबके लिए नया है। अदर दैन में इस क्लास में किसी ने नहीं पढ़ा है, करेक्ट ना? अभी पहले इसका आपको हिस्ट्री बता दो, ये चैप्टर आया क्यों, ये पढ़ना क्यों है। सी अभी क्या हो रहा है, ध्यान दो प्लीज़। बहुत सारे ट्रांजैक्शन मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। सी एट प्रेजेंट हम इनकम टैक्सेबल कैसे होगा इंडिया में, ये दो क्राइटेरिया पे डिसाइड करते हैं। एक, आप रेसिडेंट हो के नहीं, दूसरा वो बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, बिजनेस। तो प्लेस एंड रेसिडेंट स्टेटस, दीज आर द टू मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? सो व्हाट आर द टू क्राइटेरिया टू डिसाइड टैक्सेबल इनकम? रेसिडेंट स्टेटस एंड प्लेस। बट अभी ज़माना है ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स में सर्विस कहाँ से दी जा रही है ये एग्जैक्टली पता चलना मुश्किल है। जैसे मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स है, मैंने एक सर्वर पे रखे क्लाउड, और वहाँ से स्टूडेंट डाउनलोड करके देख रहे हैं। अभी वो सर्वर कहाँ पे है, क्लाउड पे रखा है, वो क्लाउड कहाँ पे बताना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उस केस में इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगा कि नहीं मेरे लिए, ये डिसाइड करने के लिए चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, इसके रूल्स वगैरह अभी धीरे धीरे नोटिफाई होंगे। तो उसका मैं आपको पहले लॉजिक बता रहा हूँ कि पढ़ना क्यों है। मैं मेरे लेक्चर ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, करेक्ट ना? उस कंपनी का इंडिया में कुछ नहीं, खाली वेबसाइट बाहर है। तो वेबसाइट यूके में है, उस स्टूडेंट ने यूके से ऑनलाइन ऑर्डर किया और मैंने उसको यूके में पेनड्राइव भेज दिए। तो अब ये बुक जो हुआ है वो सर्वर कहाँ पे, यूके में, पेनड्राइव यहाँ से गए, या उल्टा हुआ है, करेक्ट ना? बुकिंग यहाँ से किया है और मैंने पेनड्राइव बाहर दिए है। तो ऐसा ऑनलाइन में कुछ भी हो सकता है ना। ऑनलाइन में कहाँ से सर्विस दी जा रही है एग्जैक्टली क्लैरिटी आता है क्या? नहीं आता है, पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कहाँ से सर्विस दी जा रही है। तो फिर वो उसका टैक्सेबिलिटी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम ही देखो क्या है, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। पहले लॉजिक समझ में आ गया। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एज फार एज ई कॉमर्स इज कंसर्न? प्लेस आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो एग्जैक्टली वो वेबसाइट कहाँ पे है, उसका सर्वर कहाँ पे, ये फाइंड आउट करना टेक्निकल लेवल पे बहुत मुश्किल है, करेक्ट ना? तो इसलिए उसके लिए गाइडलाइंस दी है कि उस केस में क्या करना है। देखो अभी पढ़ते हैं अपन, उसको बोलते हैं इक्वलाइज लेवी। उसको क्या बोलते हैं? इक्वलाइज लेवी। जो था ना सेक्शन 1050 इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स, में मैंने आपको बोला था बाद में पढ़ाऊंगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो रिलेटेड अमेंडमेंट सेक्शन 10 एंड 40 है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट। देखो क्या है ना, ये मैंने उसका हिस्ट्री दिया है। ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड कंसर्न फॉर इमर्जिंग देयर फ्रॉम। देखो द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी has resulted in substantial expansion of supply and procurement of digital goods and service, everything included in India। मतलब क्या है कि अभी पूरा क्या हो रहा है, ई कॉमर्स हो रहा है ना। मोस्टली गुड्स सर्विस हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो इंडिया में भी ये पहले बाहर तो ट्रेंड था ही, इंडिया में बहुत अभी रैपिडली बढ़ रहा है। द डिजिटल इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 10% पर ईयर।
सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन ग्लोबल इकोनॉमी एज होल, ठीक है। एट प्रेजेंट इन डिजिटल डोमेन बिजनेस में भी कंडक्टेड विदाउट रिगार्ड टू नेशनल बाउंड्रीज, बराबर है ना। बाहर से भी कोई भी चीज़ इंडिया से हम परचेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको अभी यूएस से कुछ गिफ्ट परचेस करना है तो amazon.com में जाके आप क्या कर सकते हैं, बराबर नहीं। amazon.in इंडिया का है एंड कॉम है तो यूएस का है, तो आपको बाहर से कुछ चीज़ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही दिया है। एंड मे डिसॉल्व द लिंक बिटवीन एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक लोकेशन। पहले अपन डिसाइड किस पे करते हैं, लोकेशन कहाँ पे एंड रेसिडेंट स्टेटस। अभी ऑनलाइन में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो गया, इसलिए चैप्टर लाया गया। हेंस बिजनेस इज इन डिजिटल डोमेन इन चाहिए डजेंट एक्चुअली ऑकर इन एनी फिजिकल लोकेशन, बराबर। यहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन होता है क्या, नहीं, बट इट टेक्स प्लेस इन साइबर स्पेस। पर्सन कैरिंग बिजनेस इन डिजिटल डोमेन कुड बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बराबर है। Entrepreneurs across the world have been quick to evolve their business to take advantage of these changes. It has also made it possible for the business to conduct themselves in ways that did not exist earlier. जैसे पहले ये ऑनलाइन लेक्चर्स का नहीं, अभी मैं काफ़ी सारे ऑनलाइन लेक्चर सेल कर रहा हूँ, ये पहले था क्या, 2 साल पहले नहीं था, सो मैं भी वैसा कर रहा हूँ। तो उस केस में मैं जो पेन ड्राइव सेल कर रहा हूँ, जैसे 6 पेन ड्राइव मैंने लास्ट मंथ दुबई भेजे, तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा। अरे एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं है। हाँ, कोल्हापुर गए कंफर्म। ओके, नाउ कहाँ पे था मैं, हाँ, एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन क्विक, अच्छा ये हो गया ना, एंड गिवन राइज टू न्यू बिजनेस मॉडल दैट रिलाई मोर ऑन डिजिटल एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, डू नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस एंड डिराइव सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड ट्रांसमिटेड फ्रॉम सच नेटवर्क, ठीक है। ये पूरा हिस्ट्री दिया है इस चैप्टर का, आपने को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये आता है मेन पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो क्या करना है सर फिर, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि वो इनकम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, दिस न्यू बिजनेस मॉडल हैव क्रिएटेड न्यू टैक्स चैलेंजेस। द टिपिकल टैक्सेशन इशूज आर, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, द डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग अ नेक्सस बिटवीन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड टैक्सिंग जुरिडिक्शन। ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, सर्वर किसी एक कंट्री में रहेगा, बायर किसी अलग कंट्री में, सेलर किसी अलग कंट्री में, तो कहाँ पे टैक्स देना है एग्जैक्टली, वो कौन से कंट्री का इनकम माना जाएगा, कौन से कंट्री में टैक्स देना है। ऑनलाइन में कुछ भी समझ में नहीं आता, एवरीथिंग इज इन साइबर स्पेस, कैसे समझ में आएगा, वो एक इशू है। दूसरा, द डिफिकल्टी ऑफ लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग द टैक्स पेयर फॉर इनकम टैक्स पर्पज, करेक्ट ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। द डिजिटल बिजनेस द चैलेंजेस फिजिकल प्रेजेंस बेस्ट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। हाँ, मतलब क्या है, अभी क्या बोला जाता है, अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिश इंडिया में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको इंडियन इनकम ही माना जाएगा। मैंने कहा ना, प्लेस एंड फिजिकल प्रेजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिश इंडिया में है कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल आर रिमेन टू बी इफेक्टिव इन न्यू इकोनॉमी। द फंडामेंटल पी कंपोनेंट्स डेवलप फॉर ओल्ड इकोनॉमी, दैट इज प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन, परमानेंसी मस्ट बी रिकंसल विद द न्यू डिजिटल रियलिटी। मतलब इसके पहले क्या था, इसके पहले ये था, हम देखते थे प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। बट आप बताओ, पहले फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत थी, अभी फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये रूल्स ऑलरेडी है, बट वो रूल्स किसके लिए हैं, जिन कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। बट ऑनलाइन में इसकी ज़रूरत है क्या, ऑनलाइन में ऑफिस की ज़रूरत है क्या। मेक माई ट्रिप, कितने लोग मेक माई ट्रिप के ऑफिस में गए, नहीं, अपन सब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। amazon.in, कितने लोग अमेजॉन के ऑफिस में गए, नहीं। फ्लिपकार्ट, कितने लोग गए, पता है कि ऑफिस है कि नहीं, कहाँ पे, कुछ नहीं पता हमको। मैं क्या बोला, आपको समझ में आ रहा है, ये उनका प्रॉब्लम है कि परमानेंट एस्टेब्लिश के रूल्स भी अपने को क्या करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो रूल्स है बट वो फिजिकल के लिए नहीं है, फिजिकल के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो OCED रिकमेंडेशन अंडर द एक्शन प्लान 1 ऑफ, अच्छा अभी एक काम करो, हाँ आप ये मत पढ़ो, आपके लिए अगेन OCD आपके लिए है नहीं कुछ, इसको आप कट कर दो,
मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या है, आ जाओ डायरेक्टली। इक्वलाइजेशन लेवी, ओके, तो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया है, उसका नाम क्या दिया है? इक्वलाइजेशन लेवी। सेम ही हो, इनकम टैक्स से उसका नाम अलग है, बाकी कुछ नहीं है। देखो क्या किया फिर गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट टाइटल इक्वलाइजेशन लेवी, provider of equalization levy at 6%. Important question for MCQ. What is the tax rate on this transaction? 6% of the amount of consideration for specified service. Underline. ओके, फॉर स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब है ये इक्वलाइजेशन लेवी सभी ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। ई कॉमर्स बहुत सारे होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अभी खाली 2 के लिए है। देखें क्या है, रिसीवेबल बाय नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया फ्रॉम अ रेसिडेंट इन इंडिया हु कैरीज आउट बिजनेस प्रोफेशन और फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। देखो अभी कौन से सर्विस पे लगा है? पहला, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड एनी प्रोविजन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो अभी ये जो लेवी है ये 2 ही एडवर्टाइजमेंट पे लगा है, कौन सा? ऑनलाइन एंड बाकी के लिए अभी नोटिफाई गवर्नमेंट करने वाली। ये तो खाली चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन कि ऑनलाइन के ई कॉमर्स में कौन एग्जैक्टली टैक्स कहाँ पे भरेगा। तो अभी एट प्रेजेंट हम किस पे लगा रहे हैं? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड एनी प्रोविजन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस। बता तो मैं क्या है, मतलब क्या समझाओ, मैं आपको एग्जाम लेता हूँ। देखो आप वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उस पर देखो एडवर्टाइजमेंट आते हैं बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस का मतलब देखो क्या है। एज्यूम करो कोई फॉरेन कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यूके में या यूएस में, ठीक है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेस, दे आर प्रोवाइडिंग। और ऐसा मेरे को समझ में आया कि उनके वेबसाइट पे, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट उनका कोर्स कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे कोर्स करना है, ठीक है। सो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा एक काम करो, तुम तुम्हारी वेबसाइट पे मेरे क्लासेस का ऐड दो, स्पेस प्रोवाइड करना, करेक्ट ना। तो मैं उनको पेमेंट दूंगा कि नहीं उसके लिए, तो उस पर कितना टैक्स कट करना पड़ेगा? 6% टैक्स देना पड़ेगा। ये है स्पेस, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उस वेबसाइट पे जाके बहुत सारे कोर्सेज खरीदते हैं और ऑनलाइन घर पे बैठ के देखते हैं। सो मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट क्या करूँगा, वहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, उसको बोलते हैं स्पेस। जो दूसरा पॉइंट है ना स्पेस, वो है, तो उसके ऊपर कितना लगेगा? 6%, ठीक है ना। तो अभी जस्ट आपको अभी ये फर्स्ट टाइम आया तो उस पर आपको ज़्यादा डिस्कशन इतना ध्यान में रखना है कि इक्वलाइजेशन लेवी कौन से 2 सर्विस पे लगा है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड दूसरा प्रोविजन ऑफ डिजिटल, हाँ, एंड व्हाट इज द रेट? 6%, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी जस्ट नया आया है। नाउ अभी रिलीफ दिया है, मतलब अगर आप गरीब हो तो आपको माफ़ कर दिया है। देखो गरीब किसको बोला गया है, मैं गरीब के कैटेगरी में आ रहा हूँ। देखो रिलीफ टू स्मॉल प्लेयर इन डिजिटल डोमेन। देखो फर्दर इन ऑर्डर टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्मॉल प्लेयर इन डिजिटल डोमेन इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट so such levy shall be made if the aggregate amount of consideration for specific service received or receivable by non-resident from a person resident in India। मतलब मैं हूँ resident in India, मैं कहाँ पे हूँ? अमाउंट किसको मिल रहा है? नॉन रेसिडेंट को। कौन पे कर रहा है? रेसिडेंट। और उल्टा भी हो सकता है, फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिश इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 1 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। मतलब आपने मेरे पेंटर लेक्चर खरीदी के, एक लेक्चर 7,000 रुपये का, मैंने बोला ना 1 लाख के अंदर है, तो मेरे लिए इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई नहीं होगा, करेक्ट ना। तो 1 लाख के अंदर अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए अभी अप्लाई नहीं होगा, आपको रिलीफ दिया गया है। नो नीड टू डिडक्ट दैट इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6%। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या आ सकता है बताता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी? 6%।
कौन से 2 सर्विस पे है? हाँ, एंड कब नहीं लगेगा? 1 लाख से कम है तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई, बस जिनका एमसीक्यू पैटर्न है उतना ही लर्न करना है, जिनका थ्योरी पैटर्न है 2-5 मार्क के लिए इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभी ये जस्ट आया है तो उसके रूल्स अभी धीरे धीरे क्या होंगे, नोटिफाई होंगे, करेक्ट ना। तो क्लासेस के लिए भी नहीं बनाया, मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया पेंट्रो का समझाने के लिए। ये अभी जो मैंने कहा ये जस्ट एग्जाम्पल था। अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट 1 लाख के कम है तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी उनके लिए अप्लाई, क्योंकि अभी ये जो भी बता रहा हूँ ये खाली किसके लिए है? एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन, बाकी बहुत सारे ऑनलाइन होते हैं, वीडियो गेम्स मिलते हैं, अब बहुत सारे अपन शॉपिंग करते हैं, उसके लिए रूल अभी तक नोटिफाई। तो इस सेक्शन का मज़ा कब है पढ़ने में? जब गवर्नमेंट रूल नोटिफाई करेगी। अभी तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो भी धीरे धीरे प्लानिंग करके उसको करेगी इंट्रोड्यूस, कैसे एक एक चीज़ करना है, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट 2 पॉइंट्स। ये सेक्शन 1050 देखो, मैंने आपको कहा था बाद में पढ़ाऊंगा मैं। अभी देखो क्या है, अभी बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला है सुन लो, अगर आपके लिए इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है 6%, फिर आपको नॉर्मल इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन 10 डील्स विथ इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स, वही दिया है 1050, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, न्यू क्लॉज 50 हैज़ बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 10 to exempt any income arising from providing specific service on or after date on which provision of Chapter 8 of Finance Act comes into force and chargeable to equalization levy under that chapter. So advertisement service, उसके ऊपर दोनों जगह पे टैक्स लगेगा क्या? कि 6% भी लग रहा है और नॉर्मल इनकम टैक्स भी लग रहा है? नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं? तो वही है 1050। याद है हमने स्किप किया था, मैंने कहा था कि आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया है। उस समय आपको समझ में आता है क्या कि क्या है इक्वलाइजेशन लेवी, इसलिए मैंने बोला था बाद में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1050 में क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है तो आपको नॉर्मल इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन 40 आई भी क्या है, ध्यान से सुनो। पहले आपको रिवाइज करके देता हूँ। इनकम टैक्स में हमने पढ़ा है बिजनेस प्रोफेशन, उसमें सेक्शन 40 डील्स विद डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। सेक्शन 40 डील्स विद डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, तो उसमें एक सेक्शन ऐड हुआ है, क्या बोला है सुनो। ये इक्वलाइजेशन लेवी जो मैंने 6% कट किया है ना, ये गवर्नमेंट को पे करना ज़रूरी है। अगर ये गवर्नमेंट को पे करेंगे तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा, एंड अगर इस साल पे नहीं किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अब बाद में पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बस वही है। देखो, इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, क्लॉज IB हैज़ बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 40A टू प्रोवाइड दैट इफ एनी कंसिडरेशन इज पेड और पेएबल टू नॉन रेसिडेंट for specified service on which equalization levy is deductible and such levy has not been deducted or after deduction has not been paid before the due date under section 139(1), then such expense incurred by assessee towards consideration for specified service shall not be allowed as deduction. सुन लो क्या है, अब इसमें 2 सर्विस कवर्ड है। एडवर्टाइजमेंट, मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए ना, तो 2 लाख का 6% कितना कट होना चाहिए? 12,000। मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो मैं P&L में 2 लाख रुपया खर्चा दिखाऊंगा, बट कंडीशन क्या है, ये जो 12% है ये कट करना है, कट नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा। दूसरा, कट करने के बाद खाली कट नहीं करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, पे भी कब करना है? रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर नहीं किया तो ये 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में किया तो मिलेगा। हमने 40 में देखो पहले 2-3 सेक्शंस पढ़े, रॉयल्टी वगैरह, उनके लिए यही प्रोविजन है कि TDS कट करके पे करो टाइमली, सेम प्रोविजन पे है। ओके, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है 6%, वो खाली कट नहीं करना है, कट किया गवर्नमेंट को नहीं दिया, हाँ, वो कब तक देना है? हाँ, तो मैं आपको बोलूँ, इट इज़ नथिंग बट TDS। जैसे अपन TDS कट करते हैं ना, वैसे ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में क्या कट करना है? इक्वलाइजेशन लेवी। और इसका भी पेमेंट TDS जैसा ही है। हम TDS कब पे करते हैं? 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर मैंने 20 फरवरी को कट किया इक्वलाइजेशन लेवी, तो पे कब करना है? 7 मार्च को। एंड 7 मार्च को अगर पे नहीं किया तो बाद में पे किया तो चलेगा, बट बाद में मतलब किसके पहले करना है? 139(1) के पहले। रिटर्न फाइल करने के पहले पे करोगे तो अलाउ होगा, एंड नहीं करेंगे तो नहीं होगा अलाउ। 2 लाख। अच्छा सर, अगले साल भर दिया तो अगले साल अलाउ हो जाएगा, परमानेंटली डिसअलाउड नहीं है। देखो दिया है, हाउएवर वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंसिडरेशन इफ इक्वलाइजेशन लेवी हैज़ बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर
और हैज़ बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब अगले साल पे किया, देन such sum shall be allowed as a deduction in computing income of the previous year in which such levy has been paid. तो मैंने 31 जुलाई के बाद 12,000 पे किया, तो बोले वो 16-17 में अलाउ नहीं होगा ऐसा खर्चा, वो 2 लाख कब अलाउ होगा, 17-18 में अलाउ होगा, मतलब 12,000 पे करेंगे तो ही 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न फाइल करने से पहले करेंगे 12,000 गवर्नमेंट को पे, 2 लाख का इसी साल ले लो। 12,000 अपने रिटर्न फाइल करने के बाद पे किया तो 2 लाख का 16-17 में नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, 17-18 में मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। सो एक लास्ट पॉइंट जस्ट आपके नॉलेज के लिए दिया है, वो लास्ट ईयर आया था ना इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, अगर कोई याद है तो उसका हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था, कॉस्ट क्या लेना है, तो उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स जस्ट ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, चलो, सो इतना ही करते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स आर ओवर। थैंक यू।